वर्ल्ड में ऐसे लीडर है, एक मैं हूँ जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक भी लड़ाई नहीं हारे। हमारे पास जो कंटेंट अभी है वो पर्शियन है, वेस्टर्न है, तो उन्होंने उनके हिसाब से इतिहास लिखा है। तो ये सारी की सारी हमारी नॉलेज को उन्होंने जला दिया। अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सेम टाइम में भारत ने अमेरिका से डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं और रशिया से तेल खरीदे। जो बांग्लादेश में सिचुएशन बदल रहा है, एक्चुअली उधर माइनॉरिटीज जो है उन पर बहुत अत्याचार होते हैं। मुकेश अंबानी जी का घर है एंटीलिया, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये रियल है कि मतलब ये था सिर्फ कि जो मुस्लिम लोग हैं वो दे सकते हैं, जैसे लोन वेवर्स का शुरू है और लाडली बहन शुरू किया, तो एक फ्रीबी का दूसरे पर इम्पैक्ट पड़ता है। अभी देखा जाए तो महाराष्ट्र बहुत ज्यादा डेप में है। करंट सिचुएशन में अगर वॉर छिड़ जाती है, इज इंडिया केपेबल इनफ टू डिफेंड इटसेल्फ? अभी आज की डेट हमारे पास 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट, चाइना के पास 5th जनरेशन के है और 6th जनरेशन की अभी टेस्टिंग शुरू है। कि हर जगह से भारत को घेर देंगे तो आगे जाके कुछ भी वॉर होगा या कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी तो बेसिकली हम कितना भी सुपर पावर किसी को मान ले, किसी की लैंड को इन्वेड करना मजाक नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ स्टूडियो में चैतन्य और हर्षाली हैं। आज हम बहुत सारी महाराष्ट्र पे बात करने वाले हैं। हम महाराष्ट्र की पूरी हिस्ट्री पे बात करेंगे और महाराष्ट्र की आज जो पूरे इंडिया में हमारा जो महाराष्ट्र सिर्फ स्टेट ही नहीं, उसका टाइटल भी महाराष्ट्र है, सारे स्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट। तो आते हैं महाराष्ट्र के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में चैतन्य जी और हर्षाली जी आए हुए हैं। सबसे पहले चैतन्य, हर्षाली जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू फॉर कमिंग फ्रॉम पुणे। आज का टॉपिक ही है महाराष्ट्र। तो आप लोग वैसे भी यू टीच स्टूडेंट्स, एमपीएससी के स्टूडेंट्स को आप लोग पढ़ाते भी हैं। इट्स अ प्रिविलेज, आप लोगों के आने से हम लोगों को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जो हमें मुझे और हमारे व्यूअर्स को जानना है। अगर हम महाराष्ट्र डे की बात करते हैं तो अभी जैसे 1 मई आने वाला है, तो इट्स अ महाराष्ट्र डे। तो हम 1 मई को क्यों मनाते हैं महाराष्ट्र डे? एनी रीजन specific? Yes, actually, this day holds immense cultural and historical things for our state. Like on 1 May 1960 को महाराष्ट्र स्टेट का गठन हुआ था। हाँ, देखा जाए तो ये जस्ट गठन हुआ था, इसीलिए हम ये दिन मनाते हैं ऐसे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पूरा जो दिन है, ये जो महाराष्ट्र स्टेट बना है तब तो बॉम्बे बाइलिंगुअल स्टेट था। राइट। बॉम्बे बाइलिंगुअल स्टेट था, उसका डिवीजन होके बाद में गुजराती स्पीकिंग लोगों के लिए गुजरात बना और राइट। मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए महाराष्ट्र स्टेट बन गया। तो ये सब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद बना, लेकिन कौन से साल में हुआ मैम? 1960 में डिवीजन हो गया Okay. बॉम्बे का। Okay. एक्ट तो 56 का था, लेकिन इसके पीछे जो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन था, जो मूवमेंट थी, इसका ये रिजल्ट है। लाइक इसकी ये विक्ट्री है ये दिन। सो बेसिकली महाराष्ट्र की जो मांग की गई थी उसको सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को, महाराष्ट्र स्टेट डिक्लेयर होने पे। यस। ओके, ये तो थैंक यू फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। और अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा गुजरात और महाराष्ट्र को डिवाइड किया गया, तो बेसिकली पहले क्या ये एक ही स्टेट थे दोनों, गुजरात एंड महाराष्ट्र? दोनों भी एक ही स्टेट थे। बॉम्बे करके एक स्टेट था, उसमें 2 स्टेट थे, बाइलिंगुअल स्टेट था वो, गुजरात और महाराष्ट्र। ओके। तो बेसिकली आपके बातों से तो ऐसा लग रहा है कि बॉम्बे ही एक तरीके से उस पूरे जोन का कैपिटल था, गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में अगर बात किया ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो प्रोविंसेस थे, तो बॉम्बे एक बड़ा अच्छा प्रोविंस था, क्योंकि पोर्ट्स भी थे जहाँ से उनका बिल्कुल पोर्ट्स थे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बॉम्बे का अच्छा था। राइट। और जो भी ब्रिटिशर्स आने वाले थे, अरेबियन सी के वजह से लोकेशन बेटर था। राइट। और जो आगे जाके डिवीजन हुआ तो फिर बॉम्बे पे जाके क्लैशेस बेसिकली हमारा बॉम्बे पहले से ही इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हब इंडिया का। अगर हम कोलकाता की बात ना करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो आई थिंक बॉम्बे सबसे बड़ा हमारा बिजनेस पोर्ट था। मतलब अगर सबसे पहले देखा जाए तो बॉम्बे ऐसे बहुत बड़ा बिजनेस हब नहीं था, वो तो जस्ट 7 आइलैंड्स थे, छोटे छोटे 7 आइलैंड्स थे, परेल, माहिम, न्यू लिटिल कोलाबा, माझगांव, बॉम्बे, ऐसे 7 आइलैंड्स थे। तो 7 आइलैंड्स बाद में जाके जुड़ के आज का मुंबई हम कहते हैं, एक्चुअली बॉम्बे का मुंबई वर्जन बन गया। ओके, तो मतलब जुड़ के यानी मतलब इसको हमने मलबे से पूरा जो आइलैंड के बीच का जो पानी था, तो तब उसको भरा गया है। यस, विलियम हॉर्नबी करके एक तब का गवर्नर था, तो वो 7 आइलैंड्स का मैनेज करना पॉसिबल नहीं था ना, लाइक
कैसे ट्रैवल करेंगे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड बार बार, तो इजी नहीं हो रहा था। ओके। तो उन्होंने सोचा कि इनको कनेक्ट करते हैं। तब एक तो उन्होंने मैम कब तक बॉम्बे आइलैंड्स था? पोर्तुगीज के टाइम पे लाइक 1536 समथिंग के टाइम पे पोर्तुगीज पूरा कंट्रोल कर रहे थे। ओके। तो पोर्तुगीज जब कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया, उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वगैरह थोड़े बहुत डेवलपमेंट्स किए थे। लेकिन बाद में जाके पोर्तुगीज एक प्रिंसेस थी जो कैथरीन नाम से, तो उसकी शादी ब्रिटिश किंग से की गई, चार्ल्स दी सेकेंड से जब उनकी शादी की गई, शादी करने से पहले उन्होंने डिमांड ही ये रखी थी ब्रिटिशर्स ने कि हमें दहेज में ये पूरे 7 आइलैंड्स दे दो, हमें बॉम्बे दहेज में चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगेन। तो फिर बाद में जब वो शादी हुई तो पोर्तुगीजों ने उस पूरा आइलैंड का 7 आइलैंड्स बॉम्बे पूरा इलाका ब्रिटिशर्स को दे दिया। तो किंग चार्ल्स को तो पॉसिबल नहीं था ये मैनेज करना, इतना बिल्कुल। कंट्रोल रखना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ट्रेड के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छा है सब, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दिया गया था। ओके। तो एक जेरोल्ड अंजियर नाम का एक इंजीनियर था तब का फेमस, उसने 23 छोटे छोटे माउंटेन्स थे, उनको काट कर वो जो 7 आइलैंड्स थे उनको फिल किया था। ओके, सो माउंटेन्स काट के वो मलबे से मलबे भर से दिया भरा गया। पूरा। क्योंकि ये तो हमें, मुझे लगता है, मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि बॉम्बे एक 7 आइलैंड्स था। क्योंकि हम लोग तो बॉम्बे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा एक ही लैंड है। तो ये तो बहुत ताजुब की बात है और ये बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है, लेकिन जब 1500 ब्रिटिशर्स 1600 की बात जब कर रहे हैं। शादी हो गई, जब मिला दहेज में, बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सो बेसिकली लगता है ये मैरिज ही कर पॉलिटिकल थी। दिया। ये यस मैरिज ही। हाँ, वो डिमांड के वजह से ही मैरिज की बिल्कुल गई थी। बिल्कुल। वही था। ये तो हमारे यहाँ बहुत चला है, मुगलों ने भी राजपूतों से शादी की डिप्लोमेसी के लिए। वो पहले डिप्लोमेसी से चलते मैरिजेस आ तो रहे हैं। बहुत हुए हैं हमारी राइट हिस्ट्री में। राइट Very nice. प्लानिंग के वजह से। तो अगर पोर्चुगीज बॉम्बे को कंट्रोल कर रहे थे तो इसका मतलब है कि पोर्चुगीज ही उस समय बिजनेस कर रहे थे। यस, तो उस 1500 1600 में इंडिया से क्या क्या चीजें, जैसे स्पाइसेस, सिल्क, क्या क्या चीजें इंडिया से सिग्निफिकेंटली एक्सपोर्ट होती थी? स्पाइसेस थे, आइवरी थी, लाइक राइस था, बहुत सारी चीजें। मेजरली स्पाइसेस के ट्रेड के वजह से ही पोर्तुगीज आए थे, बाद में डच आए, ब्रिटिशर्स आए। जब डच लोगों का इफेक्ट ज्यादा बढ़ने लगा तभी पोर्तुगीज ने भी सोचा कि ठीक है, हम दे देते हैं बॉम्बे एक्चुअली ओके। ब्रिटिशर्स को, अभी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेसिकली सारे कंट्री को पता था कि ये यहाँ पे, मतलब जिसको मिले उसको, मतलब यहाँ से लेके जाना है। Right. तो बेसिकली स्पाइसेस का नॉलेज इसी लैंड में रहा है कि पहले, मतलब ये वेस्टर्नर्स को स्पाइस नॉलेज नहीं था? नहीं था। ओके। स्पाइसेस हमारे यहाँ साउथ जो अपना इंडिया है उसमें ज़्यादातर अच्छे स्पाइसेस हमें दिखाई देते हैं। बिल्कुल। जो वेस्टर्न घाट है तो वो स्पाइसेस के लिए फेमस है। और फैब्रिक्स भी बहुत, सिल्क वगैरह भी शायद हमने सुना है कि Yes. यहाँ से फ्रांस जाता था और फ्रांस से सिल्क के हमारे राजाओं के लिए आता था। राइट, वो तो बेसिकली रॉ मटेरियल्स हमारे यहाँ से ही जाते थे और Yes. फिनिश प्रोडक्ट हमारे यहाँ ही बेचे हाँ, जाते थे। वही था, इसीलिए तो कहते हैं वो ब्रिटिशर्स ने हमारा लेके गए, हमें बाद में वही बेच दिया। बिल्कुल, क्योंकि मैं बनारस के एक बहुत पुराने होटल में गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन राजा लोग आके रुके हुए हैं। तो जब होटल के स्टाफ बताते हैं उनके जो पिक्चर्स है, तो बहुत लैविश कपड़े हैं उनके, मतलब कपड़ों में भी ज्वेलरीज है। तो वो खुद ही बताते हैं कि ये लोग यहीं से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहाँ स्टिच करते थे और यही राजाओं को लाके वापस बेचते थे और राजा इनके बदले में इन्हें रूबीज एंड डायमंड्स देते थे। राइट, मतलब उनके लिए ये कपड़ा इतना इंपॉर्टेंट था। तो हमने बहुत, मतलब वेल्थ के हिसाब से तो हमारे राजाओं ने भी काफी वेल्थ बांटा है, अगर हाँ। देखा जाए हिस्ट्री में तो। हम भी ब्रिटिशर्स ने इसीलिए राज किया था कि कच्चा माल उनको मिले और वो पक्का बना के हमको बेचे, मतलब आधे कस्टमर तो हम ही थे उनके हाँ। फिनिश प्रोडक्ट के। बराबर। क्योंकि तब हमारा एरिया उतना डेवलप नहीं था, उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, या हमारा डेवलपमेंट मशीनरी थोड़ा अलग टाइप का था। हाँ। हमारा कल्चरल डेवलपमेंट अलग था, वेस्टर्न Right. डेवलपमेंट नहीं था हमारा। नहीं था। बाद में ब्रिटिशर्स ने जाके कुछ चीजें लाई, तब आगे आगे जाके बॉम्बे बिजनेस हब बन गया। राइट राइट। ब्रिटिशर्स ने मेन पोर्ट को ही अपना ठिकाना बना लिया था स्टार्टिंग में, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, ये पोर्ट्स उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए थे। राइट। अभी जैसे अभी हम नागपुर सिटी में बैठे हैं, तो नागपुर सिटी, अगर हम, जैसे मैं तो यहीं का पैदाइश हूँ, तो हम लोग जब सिटी घूमते हैं तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ ब्रिटिश डेवलपमेंट अभी भी टूटे नहीं है। मतलब लोग यूज़ कर रहे हैं, शॉप्स है, काफ़ी, मतलब बड़े बड़े मार्केट एरियाज है जहाँ सारे शॉप्स ब्रिटिशर्स के ही बिल्डिंग्स में चल रहे हैं।
तो अगर नागपुर को भी हम लोग देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि नागपुर भी ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा हब था, जहाँ बहुत सारे ब्रिटिशर्स रहते थे और यहाँ से बहुत सारा मतलब आई थिंक काम भी उनका चलता था, क्योंकि हमारे जो कुछ आज के लैंडमार्क्स जो प्लेसेस है, अगर हम उनकी हिस्ट्री में जाएं तो पता चलता है कि यहाँ पे कभी ब्रिटिश क्वीन आती थी या ब्रिटिश के हायर अथॉरिटीज के लोग आके रुकते थे। और हमारे यहाँ पे जो आईएनसी, इंडियन नेशनल नहीं, कांग्रेस हुआ था पार्टी के पहले, राइट, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, यस, तो उनके भी समिट्स नागपुर में होती थी। राइट। तो व्हेन इट कम्स टू नागपुर, नागपुर भी महाराष्ट्र की हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट लैंड है। महाराष्ट्र के हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट इसलिए भी है कि जो महाराष्ट्र का संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट जो हुआ था, हाँ हाँ, उसको एक्सेप्ट ही नागपुर अधिवेशन में किया गया था। ओके, तो उसकी डिमांड जो थी वो एक्सेप्ट ही नागपुर अधिवेशन में की गई थी कि राइट, ठीक है, महाराष्ट्र डिमांड कर रहा है, मराठी बेसिस पे हमें महाराष्ट्र स्टेट चाहिए। राइट, और 1920 में जब लैंग्वेज के बेस पे स्टेट क्रिएशन की डिमांड जब सबने उठाई थी, सब लोगों ने, तब 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो नागपुर में ही हुआ था। और नागपुर के अधिवेशन में ये एक्सेप्ट किया गया था कि हम आफ्टर इंडिपेंडेंस जो स्टेट बनाएंगे, स्टेट फॉर्मेशन करेंगे, वो लैंग्वेज के बेस पर करेंगे। तो लैंग्वेज के बेस पे दोनों सेपरेट हुए। राइट, उसका एक हिस्ट्री है, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ करके, थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। बताइए। 1905 का जो साल है, तब बंगाल प्रांत जो था, तो बंगाल प्रांत में तब बंगाली, बिहारी और उड़िया भाषिक लोग थे। तब बंगाली बोलने वाले जो लोग थे उन्होंने डिमांड की कि हमारा जो स्टेट है वो लैंग्वेज के बेस पर होना चाहिए। ओके, सेम डिमांड 1917 में की गई। 1917 में मद्रास जो था तब का, आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मिलकर तब का मद्रास था। ओके, हाँ, तो वो जो तेलुगु लोग मद्रास में रह रहे थे वो बोले कि हमारा एक अलग स्टेट होना चाहिए, हमें तमिल लोगों के साथ नहीं रहना है। तो ये डिमांड हो रही थी। 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लैंग्वेज पे डिवीजन करेंगे। हाँ, डिवीजन करेंगे, स्टेट फॉर्मेशन करेंगे। और 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया था उसमें भी ये जो डिमांड है वो एक्सेप्ट की गई थी। ओके, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका उल्टा हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए स्टेट फॉर्मेशन किया गया। अचानक एक बार क्या हुआ, 1952 में एक कोट्टी श्रीरामुलु करके आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे, ओके, आज के आंध्र प्रदेश के, तब के मद्रास के। तो उन्होंने 56 डे का उपोषण किया और बाद में उनका देहांत हो गया। तो वो देहांत होने के बाद मद्रास में बहुत आंदोलन छिड़ गया और तुरंत सरकार ने आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट बनाने की घोषणा कर दी। आता अब आंध्र प्रदेश अगर तेलुगु स्टेट बनता है तो बाकी के जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उन्होंने भी अपनी डिमांड करनी शुरू कर दी, बिल्कुल। हाँ, तो वो जो डिमांड की थी महाराष्ट्र में और उसके लिए जो संघर्ष किया था महाराष्ट्र में, उसे हम संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ कहते किंवा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बुलाते। ओके, हाँ, तो उस आंदोलन में 106 लोग ने अपना बलिदान भी दिया था। तो मुंबई में गए तो हुतात्मा चौक करके, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके याद में वो बनाए गए। आजकल तो हम लोग ये भी सुनते हैं कि महाराष्ट्र में भी बहुत दिन से विदर्भ की डिमांड हो रही है, विदर्भ अलग किया जाए। उसके बारे में आपका कोई टिप्पणी? विदर्भ को क्या चांसेस लग रहे हैं आपको, विदर्भ बनने के कोई चांस है? नहीं, ऐसे तो कोई चांसेस नहीं है। कैसा होता है कि अभी मैं छत्रपति संभाजीनगर से आता हूँ, तो कैसा है, बॉम्बे की वजह से, मुंबई की वजह से जो डेवलपमेंट हुआ है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र का बिल्कुल, हुआ है। बहुत ज्यादा। उसका जीता जागता एग्जाम्पल है पुणे। राइट, महाराष्ट्र, तो इसकी वजह से ये डिमांड होती है कि जो ईस्ट महाराष्ट्र है उसको विदर्भ करके आगे नया स्टेट बनाया जाए, कि सब रिसोर्सेज जो है वो बॉम्बे को मिलते। अभी जो महाराष्ट्र निर्माण हुआ था, संयुक्त महाराष्ट्र जो आंदोलन हुआ था, उसमें अलग अलग परिषद हुआ था, तो उसमें प्रॉपर एग्रीमेंट करार हो चुके थे। अगर सरकार का जो राज्य विधिमंडल का जो अधिवेशन होगा स्टेट लेजिस्लेचर का, तो वो एक बॉम्बे में होगा, मुंबई में होगा और एक नागपुर में होगा। ओके, बॉम्बे अगर
हमारी राजधानी रहेगी तो नागपुर उपराजधानी। उपराजधानी रहेगी। वो प्रॉपर एग्रीमेंट में तभी हुआ था। तो बेसिकली उसको कि तू छोटा बेटा है, तू भी शांत रह करके उसको अंदर नागपुर को भी शांत किया गया है। विंटर सेशंस तो इंडिया के नागपुर में ही होते हैं। राइट। तो आई थिंक बहुत टाइम से हमने आई थिंक विदर्भ की मांग भी एक पॉलिटिकल एजेंडा है। फडणवीस जी ने भी बीच में कहा था कि हम विदर्भ लेके रहेंगे, विदर्भ तो हम लेके रहेंगे, बट जैसे ही अब पावर में आ गए हैं, बीजेपी का टाइम चालू है, तो आई डोंट थिंक कि हमारे मिनिस्टर्स भी चाहेंगे कि बॉम्बे से नागपुर अलग हो जाए, राइट। क्योंकि अगर हम लोग इस चीज़ के लिए रोते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे यूज़ हो रहे हैं बॉम्बे में, तो इसका दूसरा साइड ये भी है कि बहुत सारा बिजनेस भी बॉम्बे के थ्रू बैक एंड फोर्थ हो रहा है। राइट। तो अगर हम एक अलग स्टेट विदर्भ भी कर लेते हैं तो इट इज़ मोर लाइक कि झारखंड और बिहार वाला हो जाएगा, कि मतलब ज़्यादा फायदे झारखंड को हो जाएंगे और बिहार पीछे ही रह और जाएगा। ऐसे नहीं ना सर, अभी विदर्भ डिमांड कर रहे हैं, फिर बाद में मराठवाड़ा डिमांड करेगा, फिर और एक डिमांड करेगा, मतलब सब डिमांड करने लगे तो पूरा फ्रेगमेंटेशन हाँ, हो मतलब कहीं ना जाएगा कहीं ना। तो एक अपने को अपना एक यूनिटी रहेगी फुल नहीं स्टॉप तो लगाना पड़ेगा ना, राइट। क्योंकि अगर हम लोग सब लोगों की डिमांड पूरी यस, करने लगे, कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं, लाइक किसी तुम ऐसे ही कुछ सेगमेंट को निकाल के एक नया स्टेट नहीं बना सकते, उसके लिए क्राइटेरिया है, उसके लिए जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपने पहले ही बता चुका है कि लैंग्वेज एक क्राइटेरिया था जिसपे ऑलरेडी डिवीजन कर चुके हैं। अब किसी भी टाइप का नया डिवीजन करना, सॉरी बट क्या आप लोगों को इस चीज का नॉलेज है कि बिहार और झारखंड का क्यों हुआ था डिवीजन? एनी आइडिया? बिहार और झारखंड हाँ का हाँ। एक्चुअली डिवीजन जो होता है, अगर वास्ट स्टेट रहेगा, जोग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा रहेगा, और अभी जो लैंग्वेज के बेस पे जो स्टेट बने थे, वैसे तो इंडिया में कितनी लैंग्वेज हम सबको पता है, बिल्कुल। बराबर। तो तब जो कमीशन अपॉइंट किए गए थे, तो एक पाक करके कमीशन अपॉइंट किया गया था, उसमें के.एम. पन्नीकर, फजल अली करके, हृदयनाथ कुंजरू करके 3 व्यक्ति थे। ओके। तो उन्होंने बोला था कि जब हम स्टेट बनाएंगे तब 1 लैंग्वेज 1 स्टेट मत बनाना। सरकार को उन्होंने बोला था, वो कमीशन था, उन्होंने बोला था 1 लैंग्वेज 1 स्टेट मत बनाना, आप जो बड़ी लैंग्वेज है, मीन्स ज़्यादा लोग बोलने वाली जो लैंग्वेज है उसका स्टेट बनाना। तो स्टार्टिंग में तो बना दिया, 14 स्टेट बना दिया और 6 यूनियन टेरिटरीज भी बना दी। बिल्कुल। तो बाद में हमें समझ में आया कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तराखंड का कल्चर जो है वो अलग है, उत्तराखंड का जी, area। यूपी उत्तराखंड अलग हुआ। हाँ। हाँ। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया, बिहार से झारखंड बन गया, बिल्कुल। और उसका एरिया भी बहुत वास्ट था। सो बेसिकली कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल साइज को भी Yes. मतलब अकाउंटेबिलिटी में रखना पड़ता है कि एक अगर स्टेट है तो राइट। कितना बड़ा जियोग्राफिकल लैंड को उनको मतलब उनके कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा लैंड उतने चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। ऑल्सो कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल। इजी होना चाहिए। ईजी होना चाहिए। तो आई थिंक बिहार झारखंड को छोटा करने से बिहार का तो पता नहीं, बट झारखंड को तो बहुत फायदा हुआ। ऑलरेडी बिहार की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, लाइक 3rd लार्जेस्ट स्टेट इन केस ऑफ पॉपुलेशन Right. अगर देखा जी। जाए तो, महाराष्ट्र यूपी के बाद। तो इतनी पॉपुलेशन मैनेज करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये भी एक और उसके साथ इतना बड़ा जोग्राफिकल लैंड हो जाना राइट। कि मतलब दैट मेक सेंस कि इन लोगों का Yes. डिवीजन होना यूपी और उत्तराखंड का। और जो आपने बोला यूपी उत्तराखंड का कल्चरल डिफरेंस भी है, ये भी बहुत मानने की बात है, Yes. क्योंकि यूपी तो भोजपुरी भाषी लैंड है और उत्तराखंड में आपको बहुत सारा पहाड़ी इलाके। हाँ, पहाड़ी कल्चर वहाँ पे। Yes. तो डेफिनेटली यूपी और उत्तराखंड का तो ये सारे डिवीजन सेंस बनता है, बट महाराष्ट्र का विदर्भ होना एक मतलब बहुत ज्यादा लॉजिक इसमें अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, अभी तो फिलहाल तो नहीं है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे कुकी लैंड करके चालू है, अभी देखा जाए तो वो बहुत कुकी और मैती की बात कर रहे हैं, हाँ, लाइक उधर उनका जो पुराना चालू हाँ है। वो चालू है, तो वो देखा जाए तो सब डिमांड कर रहे हैं, लेकिन Right. ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कुकी मैती का झगड़ा अभी ज्यादा बढ़ गया है कि बिकॉज सोशल मीडिया बहुत हाइपर एक्टिव है, इसलिए उनका ज्यादा न्यूज आ रहा है। बिकॉज कुकी मैती की जो लड़ाई है ये तो बहुत पुरानी है, ये तो आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये तो तब तक चलेगी जब तक दोनों आसपास एक दूसरे के आजू बाजू है। लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल किया जा रहा है। मणिपुर में आप ध्यान दें, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। बट आई थिंक लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कुकी और मैती का जो जो दुश्मनी है या जो रिफ्ट्स है उनके बीच में या जो हेट्रेड पैदा है वो कितने सालों से है और क्यों है और किस रीज़न से चल रहा है। तो आई थिंक बहुत लोगों को इसका भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। लोगों को लगता है कि इसमें गवर्नमेंट की इनकेपेबिलिटी है, बट कहीं ना कहीं लोगों को समझ में कुकी मैती का जो झगड़ा है
वो गवर्नमेंट के लेवल के समय से बाहर का चल है, रहा वो है। बहुत समय से चल रहा है और वो कंट्रोल की चीज वैसे तो नहीं है। वो कंट्रोल तभी हो सकता है जब एक कोई ग्रुप दोनों में से सरेंडर करे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी जो झगड़े चलते रहते हैं उनमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मेन रहता है। बिल्कुल। अपने पॉलिटिक्स करियर को चमकाने के लिए कोई भी कौन सा भी झगड़ा शुरू कर सकता है। बिल्कुल। आई थिंक हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़, जैसे जात पे बात होती है, रिलीजन पे बात होती है, हर चीज़ पे बात होती है। तो अगर हम पॉलिटिक्स को हटा दें तो मुझे लगता है ये सारी बातें भी बंद हो जाए, राइट। क्योंकि ये सिर्फ आजकल तो बेसिकली लोग तो अपने दिनचर्या में लगे हैं, बट पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज मेक श्योर कि आपको टीवी पे कुछ ना कुछ सुनने मिलते रहे, जिससे आपके मन में वो चीज़ घूमते रहे। नहीं तो आई थिंक हम लोग सब लोग एवरीबडीज सब अपने फैमिली के लिए दे आर वर्किंग एंड एजुकेशन, किसके पास टाइम है यहाँ पे जात और बात करना है, स्पेशली इन 2025। ये आज से 75 साल पुराने, मतलब पहले ये बात मतलब समझ में आती थी, लेकिन अब आई थिंक लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हम लोगों ने रिलीजन और कास्ट पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडाज और पॉलिटिशियंस तो अपने एजेंडा कंटिन्यू करेंगे, उनको अपने वोट बैंक को अपीज करना है। यस। महाराष्ट्र की फॉर्मेशन वगैरह की तो बात हुई, महाराष्ट्र लैंड की बात करते हैं। उस समय तो महाराष्ट्रन जोन का ऐसे क्या हमारे यहाँ भी अनसंग हीरोज हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनका कि मतलब यहाँ के सिग्निफिकेंट लोगों के बारे में कुछ पता ही है? यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाइक कि इतिहास के पन्नों में चले गए, बोलते हैं ना, वैसे हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनका अभी तक ना कि स्कूल के सिलेबस के बुक्स में कभी मेंशन किया है तो 1-2 लाइंस में खत्म किया है। Right. लाइक देखा जाए तो महाराष्ट्र के अनसंग हीरोज जब बोलते हैं, चाफेकर बंधु करके नाम आपने शायद सुना होगा, किसी ने पता नहीं। चाफेकर बंधु करके थे पुणे में 3। ये हमने नहीं सुना, क्योंकि हमारे बुक्स में भी ये नाम है, राइट, और वही कहीं तो ये सारी बातें हिस्ट्री। होती नहीं है। तो 3 भाई थे, तो वासुदेव हरी चाफेकर, दामोदर हरी चाफेकर, तो और एक चाफेकर बंधु थे 3। तो उन्होंने रैंड करके प्लेग कमिश्नर था, तो वो बहुत ज्यादा प्लेग, तब पुणे में प्लेग बहुत फैला था, तो वो उसका कंट्रोल करते समय समय अत्याचार भी कर रहा था, लाइक लोगों के घर में घुसकर उन पे अत्याचार करना, जुल्म जबरदस्ती करना, ये सब चीजें चल रही थी। तो इसके अगेंस्ट जाके 3 भाइयों ने उसका वध किया था, लाइक उसको गोली मारी थी। तो उसको वो है। प्लेग कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, पर वो भारतीयों को ऐसे ट्रिक कर रहा था, कोई जानवर जैसे। जानवर जैसे। हमें भगवान कितना क्लोज है हम सबको पता है। वो सैनिक जो रहते थे उनको विथ शूज लोगों के घरों में सैनिक डायरेक्ट जाते थे। वो महिला, बेसिकली वैल्यू नहीं करते थे। हाँ, कुछ भी उन्होंने बहुत अत्याचार किए। और हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सुनते हैं, इसमें से भगत सिंह ज्यादा करके लोगों को पता है या सामने आया है, लेकिन वो तीनों में से सबसे कम उम्र के थे राजगुरु, 21 साल के ही थे खाली। वो सबसे छोटे थे उन तीनों में। उन्होंने जब सॉन्डर्स हत्याकांड हुआ था तो उनके उधर निशानेबाजी राजगुरु ने की थी। ओके। राजगुरु जो थे, मरते वक्त तक उन्होंने भारत माता की जय बोलना नहीं छोड़ा। उन्होंने फांसी के 3 दिन पहले भगत सिंह के सामने ये कहा था जेलर को कि पहले मुझे फांसी देना, मुझे भगत सिंह को देखना है लास्ट टाइम। ज्यादातर लोगों को भगत सिंह के बारे में पता है, राजगुरु ज्यादा किसी को पता नहीं। आई थिंक एजुकेशन सिस्टम भी हम लोगों को भी अगर पढ़ाया जाता है तो हर चीज में एम्फोसिस भगत सिंह को ही दिया जाता है। सुखदेव राजगुरु को एक सेकेंडरी रोल में यूज किया जाता है कि हाँ उनके साथीदार थे करके। तो कहने का मतलब है कि ये हमेशा आपको लगता नहीं है कि हमारे फनी है, ये हर चीज में होता है, क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है, 1-2 प्लेयर्स को ज्यादा वैल्यू मिलती है, जबकि एफर्ट सबके रहते हैं, इट्स अ टीम वर्क। तो सेम गोज फॉर फ्रीडम फाइटर्स ऑल्सो, कि सबका ही उतना इंपॉर्टेंट रोल है, बट 2 या 3 चेहरे ऐसे रहते हैं जो कमर्शियल हो जाते हैं। आना चाहिए सबके सामने सब। अभी छावा मूवी देखा होगा सबने, लाइक तो वो मूवी ऐसे है कि छोटे छोटे बच्चे तक रो रहे थे लास्ट एंड तक, कि इतने छोटे बच्चों को वो हिस्ट्री समझ में आई। तो अगर तुम पढ़ाओगे, अगर स्टेट बोर्ड्स में या तुम्हारे सिलेबस में डाल दोगे, तो बच्चों को इतिहास समझ में आएगा, हिस्ट्री समझ में आएगी, किसने क्या किया है, क्या किसके मोरल्स थे, कैसे। बट आपके हिसाब से आप क्या रीजंस है कि हमारे एजुकेशन में मतलब ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रही? हमको हमारी चीजें, हमारे वैल्यूएबल लोगों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? मतलब देखा जाए तो स्टेट बोर्ड में मुगलों का इतिहास बहुत अच्छे से बताया जबकि वो आउटसाइडर्स हैं। यस, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बहुत छोटा, एक पैराग्राफ में खत्म कर दिया है। बिल्कुल। मराठा साम्राज्य इंडिया
प्लस पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान का अटक तक था, उनके बारे में मेंशन नहीं किया है। सो बेसिकली हमारी एजुकेशन कंट्रोल्ड रही है, मतलब वो दृश्यम मूवी हो गई कि जो दिखाना है उतना ही दिखाना है, बाकी मराठा चीज का इतिहास एनसीईआरटी में 1-2 पैराग्राफ डालकर छोड़ दिया है। हाँ कि मतलब कोई ये ना बोले कि कुछ डाला नहीं, उस टाइप से डाल दिया है। और वो इतने छोटे पैरा है कि लोगों को लगता है कि ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत Right. नहीं है। अभी हम पढ़ाते भी है तो एग्जाम में वही है कि ज्यादा तुम्हें मुगलों पर क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें मराठा साम्राज्य या छत्रपति Yes. शिवाजी महाराज पे एक आधा बिल्कुल। क्वेश्चन मिलेगा। हम लोग, मैं सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हूँ, तो मेरी एजुकेशन में भी टोटली मुगल की थी, अकबर के बारे में, अकबर के कॉन्क्वेस्ट और अकबर की मैरिज, मतलब हारमोनी की ज़्यादा बातें हुई है उसमें। हमारे बुक्स में अत्याचार वगैरह के बारे में बात नहीं हुई। तो मतलब हमारी जो, हमको जो एजुकेशन दी गई है वो बहुत सॉफ्ट और लवी डवी और एक सॉफ्ट टोन की, कि हम लोग अपनी हिस्ट्री को, क्योंकि हमारी हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, राइट। अगर हम अपनी ट्रू हिस्ट्री को देखेंगे तो हम सबके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट आएगा, जो शायद किसी ना किसी को, शायद गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाए, या जिन लोगों ने उस समय देश चलाया शायद उनको प्रॉब्लम हो जाए। अभी सोशल मीडिया के वजह से कुछ कुछ चीजें आ रही है सामने, लोगों तक, आज के युवा पीढ़ी तक पहुंच रही है चीजें कि ठीक है इसने ये किया था, ये इंसान इतिहास में एक अहम भूमिका थी इसकी, ये सोशल मीडिया के वजह से आया है। या तो अगर हम बात करें अपने एजुकेशन की, जो हम बोल रहे हैं कि हमारी एजुकेशन को बहुत सॉफ्ट टोन करके पढ़ाया गया है, इसका कोई मतलब स्पेसिफिक रीजन आप लोगों के मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस में क्या लगता है, इसका क्या रीजन हो सकता है हमारी हिस्ट्री को छुपाने का? मुझे तो लगता है जो स्टार्टिंग की जो सरकारी थी, सर स्टार्टिंग है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी गवर्नमेंट आई थी, तो उनमें नॉर्थ के जो लोग है, मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर, वो ज़्यादा दिखाई देते। साउथ के जो हमें प्राइम मिनिस्टर है, वो हम उंगलियों पे गिन के ही बता सकते हैं, इतने ही। राइट। तो जो जहाँ का है वहाँ का इन्फ्लुएंस भी आता है। आता है, तो ये मुझे लगता है ये इसका कारण हो सकता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपका मानना कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स जो आफ्टर इंडिपेंडेंस रहे, तो बेसिकली हमारे जो सिलेबस जो हमको पढ़ाया गया, तो ये सारे तो इन्हीं के डिसीजंस रहते होंगे ना, कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। वो आइडियोलॉजी हमें पता चलती है, जो जिसने भी सिलेबस बनाया सो होगा। बेसिकली सिलेबस देख के उनकी आइडियोलॉजी समझ में आती है कि वो अगर हमें जो पढ़ा रहे हैं तो वो क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। सो बेसिकली अगर जो रियलिटी है कि हमारी हिस्ट्री को छुपाया ही गया है, अलग मतलब दिखाया ही नहीं गया है, और अगर कुछ किसी के बारे में कुछ बताया तो 2 लाइन में बता के हमको कहते थे हाँ कि हाँ सुखदेव राजगुरु, हाँ ये फ्रीडम फाइटर्स थे, बस हो गई बात खत्म, उसके आगे कुछ भी हमें नहीं पढ़ाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, इंडिया में अगर फादर ऑफ इंडियन नेवी Navy, भी बोलते हैं उन्हें। यस, नेवी नेवी का उन्होंने ये शुरू किया किया। था, शुरू किया था, इसीलिए तो ब्रिटिशर्स डरते थे ना। वो क्या सी रेड्स करते थे या नहीं नहीं, सीरियस नहीं, उन्होंने हमारे लिए खुद के डिफेंस के लिए नेवी बनाया था, ट्रेड के लिए नेवी बनाया था। ओके। ट्रेड के लिए जहाज डेवलप किए थे। अगर आप इंडियन नेवी का फ्लैग देखोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मुद्रा है सिले, तो वो अभी आपको नेवी के फ्लैग पर दिखाई देगी। ओके। तो आइडियोलॉजी मतलब उनकी आइडियोलॉजी को जिंदा रखा गया है हमारी नेवी ने, यस, वो उसी लोगों को मतलब अभी भी कंटिन्यू करते हैं। यूरोपियन से बहुत पहले ही उन्होंने जो समुद्री इलाका है, जो हमारा कोस्टल रीजन है, उसका महत्व पहले ही जान लिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पहले ही पहचान लिया था, उनको भारत के ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी ना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर स्ट्रैटेजिक लोकेशंस वो समझ रहे हैं कि हमारा सी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके तो इंटरनल वॉर्स भी चालू थे, मुगल से भी वॉर चालू थे, बहुत तो बेसिकली क्या वो एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस दोनों से लड़ रहे थे? उन्होंने इंटरनल फोर्सेस से तो इंटरनल वॉर तो चालू ही थे, एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ भी लड़ रहे थे। उन्होंने खुद की आर्मी बनाई थी, लाइक वो जो जब 16 साल के थे ना, तभी उन्होंने खुद का सील बनाया था। तभी तो सब सील्स पर्शियन लैंग्वेज में थे, उन्होंने ही संस्कृत में पहला सील बनाया। बाद में जाके वो तो पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज खाली एक जहांगीर उनके पिताजी ने उन्हें दी थी, उसका जस्ट प्रशासन देख रहे थे। जहांगीर में एक स्पेसिफिक एरिया पे रूल करने की परमिशन। जहांगीर है ना, एक जायदाद का एक टुकड़ा है, उसमें से आप हाँ, इस पे उस पे रूल करो। तो बाद में जाके छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किसान के बच्चे थे, जो लड़के थे, उनको ट्रेनिंग दी आर्मी जैसी, और उन्हें फौज बनाई खुद की। और बाद में वो धीरे धीरे करके एक एक फोर्ट अपने कब्जे में लेते गए।
उनकी एक टेक्निक थी गुरिल्ला वॉरफेयर, आपने गुरिल्ला वॉरफेयर सुना हाँ होगा सुना है। मराठी में तो बेसिकली ये कर्नल उन्हीं का काका। इन्वेंशन है क्या? यस यस, उन्हीं का, वो उसके फाउंडिंग वो फादर। जोग्राफिकल एरिया को समझ के उस जोग्राफिकल एरिया को अपनी ताकत उन्होंने बना ली। बिल्कुल। अभी वियतनाम में भी गोरिल्ला वारफेयर हुआ था, तो वो भी लोग बोले थे कि हम इंस्पायर है छत्रपति शिवाजी महाराज से। हाइडिंग इन प्लेन साइट और अटैक करना राइट, बराबर। मतलब उनको पता था कि हमारे पास इतनी फौज नहीं है कि हम मुगलों की लाखों फौज से लड़े, तो जितने भी ये थोड़े, लेकिन बीच बीच में जाके जब मुगल रेस्ट कर रहे हैं या जब ब्रिटिशर रेस्ट कर रहे हैं, ऐसे समय पे जब उनको पता नहीं हम पर अटैक होने वाला है, ऐसे समय में जाके अटैक कर, सडन अटैक, रेड सडन जिसको अटैक, बोलते हैं। यस रेड जैसे, और वो ब्रेक ब्रेक में अटैक करते थे। तो इसी को एक लाइक उनको पहाड़ों का पता था, सह्याद्री है महाराष्ट्र में, सह्याद्री रेंज, पूरे फोर्ट्स तो अभी देखने मिलते हमें सह्याद्री पे, मेजर फोर्ट्स है, राइट। तो उनको पता था कि कहाँ से रास्ता कौन सा है, उनको सब नॉलेज था ना। तो मुगलों को उतना नॉलेज नहीं था, उतने रास्ते पता नहीं थे उनको, बराबर। तो उसका सब एडवांटेज उठाना। एडवांटेज हो गया उनको। बिल्कुल। वो प्लानिंग उनकी अच्छी हो जाती थी और वो जीत भी जाते थे, कम लोगों में वो ज्यादा लोगों यानी को 500 लोगों में वो मतलब 5000 लोगों को भी मतलब इजीली डिफीट कर देते थे। उनका संगठन कौशल्य बहुत अच्छा था। मीन्स उन्होंने ऐसे लोग अपने साथ जुटाए थे जो स्वराज के लिए प्राण भी दे सकते थे, जैसे कि तानाजी मालुसरे, पैशनेट पेट्रियट्स थे उनके साथ। यस, बाजी प्रभु देशपांडे, जीवा महाला, उन्होंने अपने प्राण भी दे दिए राइट। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज अगर बोलते हैं 16 साल में ये सब कर रहे थे, हम तो 16 साल में ग्रेजुएट मतलब भी नहीं थे यार, हम तो 12th कर रहे थे। तो 16 साल की उम्र में इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सारा प्रेशर और इतने बड़े डिसीजन लेने की एक कैपेबिलिटी, तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? मुझे तो लगता है हमारे पुराने लोग हमसे ज्यादा एडवांस थे, क्योंकि आज के जमाने में 16 इयर्स के एज में इतना सारा स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, आई डोंट थिंक, या तो फिर शायद अपब्रिंगिंग का फर्क, शायद वो उसी चैलेंज में बचपन से रहे, तो हो सकता है 16 होते होते वो काफी उसमें डल गए। संस्कार मैटर करते हैं, कल्चर मैटर करता है, culture आपके घर में matter कैसा है, आपकी अपब्रिंगिंग भी मैटर करती है। तो वो उनका वो वॉरियर अपब्रिंगिंग ही थी उनकी, यस, तो वो उनका वो जो स्ट्रैटेजी था वो उन्होंने बचपन से ही वो देखते देखते डेवलप किया। राजमाता जिजामाता ने बचपन से ही महाभारत रामायण की कथा पढ़कर उनको सुनाई थी। युद्धों के बारे में बताया, जीत और हार के बारे में बताया, सही और गलत के बारे में बताया। उसकी भी स्टोरी है कि उनके ऊपर लोगों ने भरोसा कैसे किया। मतलब एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि एक गांव का पाटिल था, तब गांव में पाटिल मतलब बहुत बड़ा इंसान टाइप रहता है, जमींदार तो टाइप। हाँ जमींदार टाइप। तो वो गांव का पाटिल ने एक महिला के ऊपर अत्याचार किया था। जब महिला के ऊपर अत्याचार किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे बुलाया और सबके सामने कहा कि इसके हाथ पैर तोड़ दो। तो एक नींव रखी कि महिला के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कभी भी उनके पूरे वॉरफेयर में भी कभी किसी महिला को और बच्चों को कभी हाथ नहीं लगाया। पहले ही बोलते थे किसी महिला को या किसी बच्चे को चोट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने जब वो गांव के पाटिल के हाथ पैर तोड़ दे, तभी सब लोगों को ये हुआ कि यस ये सही इंसान है, ये सबको अच्छे राह पर लेके जाएगा और एक लीडर बन सकता है। एक लीडर धर्म के रास्ते क्वालिटी पे है, है, मतलब धर्म के रास्ते पे है। अगर मतलब जब औरंगजेब जब जिजिया कर लगा रहा था, तो ये इतने धर्मनिरपेक्ष राजा थे कि इन्होंने सबको इक्वालिटी पे रखा, सबको इक्वल राइट्स दे दिए, किसानों के लिए भी चीजें इजी कर दी, वो टैक्स हटवाए। जो हिंदवी स्वराज्य बोलते हैं हम, वो ऐसे हिंदवी स्वराज्य का मतलब ये नहीं कि खुद का राज या हमें रूल करना है, जनता का राज ऐसा मतलब है कि लोगों के लिए ये चाहिए। इतने फैसिनेटिंग किंग और इतने धार्मिक किंग, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक राम जी से भी मिलता है। तो हमें पढ़ाया क्यों नहीं गया? मतलब अगर हमारे पास इतने बड़े बड़े हीरोज हैं, तो फिर हम लोग क्यों मुगल्स के पढ़ते हैं और हम लोग बाहर के लोगों के बारे में हमें क्यों पढ़ाया जाता है इतना? इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, तो हमारे सीबीएसई में प्रिंस चार्ल्स और इन लोगों के बारे में, प्रिंसेस के बारे में भी डेटा दी हुई है। राइट आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे रोल मॉडल्स को हमसे छुपाया गया है, राइट और उससे ये इसका हमको लॉस भी 70 साल हुआ है। अभी छत्रपति संभाजी महाराज अपनी लाइफ में एक भी लड़ाई हारी नहीं थी। उनके वर्ल्ड में ऐसे लीडर है एक में वो जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक भी लड़ाई नहीं हारे थे। उनका किधर भी ज्यादा में पर ये सेम चीज तो अलेक्जेंडर के लिए भी बोला जाता है ना, जो जीता वही सिकंदर। अलेक्जेंडर को ही हम सिकंदर बोलते हैं। पोरू ने अलेक्जेंडर को हरा दिया था। पोरो और पोरोस, पोरू बोलते हैं, पोरू, और कुछ जो पर्शियन लेखक वो थे पोरोस वो पोरस बोलते हैं। ओके। तो पोरू के पास एक हाथी की सेना थी और उसने अलेक्जेंडर को उधर ही रोक दिया था।
पर हमारे यहाँ कैसा है कि हमारे यहाँ प्रॉपर जो लिखा हुआ था वो सब जला दिया गया है। राइट। हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा पूरी जला दी यूनिवर्सिटी गई। पूरा जला दिया गया है। हमारे पास जो कंटेंट अभी है वो पर्शियन है, वेस्टर्न है, तो उन्होंने उनके हिसाब से इतिहास लिखा है। सो बेसिकली उनको हमसे प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे कल्चर और हमारे आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम Right. थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, इसको जलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम लोग देखा जाए तो हमारे लिए इतने अफसोस की बात है कि हम लोगों की, अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो कितने सालों की, कितने 100 सालों की वहाँ की स्टडीज वहाँ पे रखी हुई थी, उसका भी कितने लोगों की मेहनत रखी थी, जो आज हम लोगों को पता भी नहीं है कि क्या डेटा था वहाँ पे। उसका भी एक हिस्ट्री है। एक मुगल सरदार था, वो बीमार हो गया था, तो उधर एक नालंदा यूनिवर्सिटी में एक वैद्य था, तो वो जो वैद्य था उसको इलाज के लिए बुलाया मुगलों ने। तो ये बोला कि ये हिंदू है, हम इससे इलाज नहीं करेंगे। तो वैद्य चला गया और वैद्य ने क्या किया, एक कुरान की प्रत ली और वो भेज दी उस मुगल सरदार को। और मुगल सरदार के पास वो कुरान की प्रत आने के बाद वैद्य ने कहा कि इनको हर रोज 1-2 पेजेस पढ़ने के लिए दो। लगाओ, हाँ। तो वो सरदार हर रोज पढ़ता था, और जैसा हम पढ़ते तो ऐसा थूक लगा के राइट। पलट दे। हाँ हाँ। तो वो जो नालंदा यूनिवर्सिटी के वैद्य थे उन्होंने हर एक पेज पर दवाई लगा के रखी थी, और वो मुगल सरदार ठीक हो गया। बाद में उस सरदार को ये सब पता चल गया कि मैं ठीक कैसे हुआ, ऐसा कैसे ठीक हो सकता हूँ, तो वो सब कुछ पता चल गया। तो उसको लगा कि ये लोग इतने होशियार है, तो ये अगर रहेंगे तो हम इधर टिक नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल। उन्होंने सब कुछ तो हमारा सारा मेडिसिनल नॉलेज, हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ तो बोला जाता कि पहले हम लोग तो एनेस्थीसिया नहीं था, बट सर्जरीज होती थी हमारे यहाँ भी, तो ये सारी की सारी हमारी नॉलेज को उन्होंने जला दिया। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी को औरंगजेब ने जलाया कि किसी और ने जलाया? औरंगजेब ने मुगलों का एक सरदार था, अभी मुझे उनका नाम नहीं याद, नाम नहीं याद आ रहा। बट औरंगजेब नहीं था, उनके औरंगजेब। पहले किसी ने जलाया। तो हमारे देश में औरंगजेब क्या, वाज ही द लास्ट क्रूअल किंग मुगल का? यस, उसके जो सक्सेसर थे उनमें इतनी पावर नहीं थी। और उन्होंने वो अपने बच्चों को वैसा मतलब ट्रेन भी नहीं किया, Yes. वो चाहते, वो अपने बच्चों से ही डरते थे। उसके कुछ रीजन है, जैसे कि औरंगजेब जो था वो 25 सालों तक मराठाओं से लड़ रहा था महाराष्ट्र में। बराबर। पूरे देश का किंग महाराष्ट्र में आकर मराठाओं से लड़ रहा था 25 सालों तक। 25 सालों में उसने पूरा खजाना खाली कर दिया था लड़ने में। लड़ने में। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज थे, बाद में छत्रपति संभाजी महाराज थे, उनके बाद छत्रपति राजाराम महाराज ने जी। हाँ लड़ाई की। तो वो इधर उधर से नॉर्थ से आके इधर आया महाराष्ट्र में, और इधर 25 साल लड़ा, और इधर ही अहिल्यानगर करके है महाराष्ट्र में। बिल्कुल। हाँ, पूरा नाम अहमदनगर। वापस जाते वक्त ही उन्होंने दम तोड़ा, मतलब इधर ही दम तोड़ जाते दिया। हुए भी नहीं। हाँ, इधर ही दम लेकिन तोड़ कहीं तो मैंने शायद कहीं यही तो बात है ना, आजकल सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं कर सकते। मैंने यूट्यूब पे कहीं वीडियो देखा था कि जब उन्होंने फाइनली डिफीट एक्सेप्ट की, क्योंकि ऐसा सुनते हैं कि मराठा लोग आफ्टर संभाजी बहुत बैकफुट पे गए, बहुत नीचे साउथ साउथ जाते गए हैं, और फिर कौन राजमाता थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, ता- बिकॉज जो छत्रपति उस समय थे वो 4 या 5 साल के थे, ताराबाई। तो तारा ताराबाई, उन्होंने इसको संभाला, और उन्होंने मुगलों का भी वॉरफेयर चालू किया, घूस खिलाना, पैसा खिलाना, और उन लोगों की इंफॉर्मेशन लेना, जो मुगल की वॉरफेयर थी, पैसा खिलाना, घूस खिलाना। Actually तो क्या- यहाँ से वापस साउथ से फिर राजमाता ने काफी इन लोगों को मतलब ऊपर लेके गया, फिर वहां से तो मतलब फिर तब तक तो औरंगजेब भी मर गया। राइट एक्चुअली क्या हुआ था, जब छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी थी, उनको क्रूर तरीके से मार दिया था, तब क्या हुआ था, औरंगजेब ने एक चाल चली थी। अभी उनको लगा कि अभी स्वराज्य कमजोर हो चुका है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी मराठी कुछ नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, मराठा जो सरदार थे उनको जहांगीरदारी ऑफर की, मतलब हमसे जुड़ जाओ। हमसे जुड़ जाओ। उनको बहुत दर्द हुआ था छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जैसे किया था, उनका खून खोल चुका था। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले छत्रपति के पद पर राजाराम महाराज को नया छत्रपति बनाया। राजाराम महाराज को छत्रपति बनाने के बाद राजाराम महाराज ने क्या किया, एक डिसीजन ले लिया। ये सब कुछ देखकर उन्होंने बोला कि मराठा सरदार मुगलों का जितना एरिया जीतेगा वो एरिया उसका हो जाए। और ये जो निर्णय था उनका, वो गेम चेंजर हो गए। मराठे इतने शूर थे, धनाजी जाधव, संताजी घोरपड़े करके मराठे थे, वो रात को भी मुगलों को सपने में आते थे। इतना
तांडव कर दिया। तांडव कर दिया था। एक बार तो औरंगजेब मरते मरते बच गया था। संताजी घोरपड़े ने क्या किया, औरंगजेब की जो छावनी थी उसमें जाकर औरंगजेब को मारने गया था। तो उसमें जाकर औरंगजेब का जो तंबू था उसका सोने का कलश काट के लेके आया था इतना। दिखाने की। हाँ, पर उधर औरंगजेब नहीं था तभी। तो इतने मराठे पावरफुल हो चुके थे। और बाद में फिर इसका ही एक्सपांशन हम देखते हैं, जैसे कि इंदौर के होलकर, ग्वालियर के शिंदे, गुजरात के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, ये सब उसका ही नतीजा था। महाराष्ट्रियन मराठवाड़ा कल्चर की अगर हम बात करें तो आ, मेरा तो जन्म महाराष्ट्र का ही है। मेरे फादर बिहार से आए हुए हैं 76 में। बट महाराष्ट्र तो नाम भी है और मेरे हिसाब से इसका टाइटल भी महाराष्ट्र ही होना चाहिए। सारे राष्ट्रों का राष्ट्र महाराष्ट्र। क्योंकि मैं बाकी स्टेट्स भी जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि ये स्टेट बाकी स्टेट से कितने सालों आगे है। राइट। तो महाराष्ट्र का मतलब आई थिंक अभी राइट नाउ तो इंडिया में कोई भी स्टेट से आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो कंपेयर नहीं कर सकते। राइट। ठीक है, वो गुजरात आप बोलते हैं लेकिन फिर भी महाराष्ट्र हमारा मतलब सबसे आगे है। एक एक और चीज़ मराठवाड़ाओं के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, जो मेरा पर्सनल स्टडी है इतने दिनों में। क्योंकि हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं और हमारा देश ऐसा है ना कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट लोग जॉब के लिए काम करने जाते ही हैं। तो हमने बहुत बार देखा है कि साउथ में प्रॉब्लम्स हो जाती है, कभी नॉर्थ में भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये बहुत रिफ्ट्स होते हैं। लेकिन आज अगर हम देखा जाए, जैसे हम बोलते हैं राष्ट्रों में राष्ट्र महाराष्ट्र, तो इसका दूसरा रीज़न अगर हम कल्चर को हटा दें तो महाराष्ट्रियन लोग, मराठी लोग, अगर आप बाहर से यहाँ काम भी करने आए हैं तो वो बहुत एक्सेप्टेबल भी रहते हैं, आपको लेके भी चलते हैं, आपको इजीली एक्सेप्ट करते हैं सोसाइटी में भी और बिजनेस में भी। ये जो मेरा जो अपनी स्टडी है, मेरा पर्सनल मानना है कि जो फ्रेंडलीनेस महाराष्ट्रियन लोग अपने स्टेट में बाहर वालों को देते हैं, जैसे यहाँ पे ना कभी आपको लैंग्वेज के लिए कोई कुछ बोलेगा, आप सोसाइटी के अगर आप इंपॉर्टेंट पार्ट है तो महाराष्ट्रियन लोग खुश है। राइट। लेकिन हमने बहुत स्टेट में देखा है कि बाहर से स्टेट से आया है, कमाने आया है, फिर लैंग्वेज के उसको इश्यूज करेंगे, उसके खाने के इश्यूज होते हैं बहुत सारे, फिर उसके साथ बॉयकॉट भी होता है उसके इसमें। लेकिन महाराष्ट्र में हमने नोटिस किया है कि एक्चुअली शायद इसी का रीजन है कि सारे के सारे स्टेट और प्रांत के लोग यहाँ पे जितना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है बाकी स्टेट्स में उतने नहीं हो पाते हैं, बिकॉज ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। बिकॉज लोकल पॉपुलेशन बहुत हेल्पिंग भी है और लोकल पॉपुलेशन का थीसिस है कि कमाओ और कमाने दो, हम भी कमाए तुम भी कमाओ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि महाराष्ट्र में अगर कोई भी बाहर के स्टेट के हम आते हैं तो आई थिंक पर्सनली दिस इज द बेस्ट स्टेट अगर आप बाहर से हैं तो। बोलते हैं ना कि महाराष्ट्र में ऐसे कि मराठी एट द हार्ट कोर है, लेकिन बाकी सभी कल्चर्स को या बाकी सबको एक गले लगाते हैं, बिल्कुल। एक्सेप्ट करते हैं। और महाराष्ट्र का फ्लेवर भी है कि अगर आप नोटिस करें तो सबसे ज्यादा मिक्स क्राउड अगर देखा जाए तो Yes. हमारे महाराष्ट्र में ही आपको मिलेगा। Unity यूनिटी in सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में diversity. भी है। बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे मिलेगा। और यहाँ सारे कल्चर्स, बिकॉज बिजनेस हब भी है Yes. तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमारे यहाँ सारे तरफ के लोग हैं। लेकिन हारमोनी की बात किया जाए तो आई थिंक हारमोनी चार्ट में भी महाराष्ट्र को नंबर 1 देना चाहिए, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस मराठी पीपल में है, आई डोंट थिंक बाकी स्टेट्स के लोगों में वो एक्सेप्टेंस है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक तो यही है। ग्रोथ में भी देखा जाए वैसे तो महाराष्ट्र टॉप ही था, But लेकिन आप- आफ्टर कोविड थोड़ा सा बट उसका रीजन ही यही है क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे बाहर के लोग हैं राइट और महाराष्ट्रियन भी है, लेकिन वो जो साथ में कोऑपरेटिव काम करने का जो एक एनवायरनमेंट है राइट उसके कारण ये स्टेट हमेशा स्टेबल रहता है। राइट नहीं तो यहाँ पे कभी ये रिफ्ट्स नहीं आएगी कि कभी कभी आप सुन लेंगे एमएनसी के कि ये मराठी बोल, तेरे को मराठी नहीं आती, बट ये आप भी जानते हैं पॉलिटिकल स्टंट्स है, इसमें नॉर्मल पीपल को इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो महाराष्ट्र को तो इस चीज़ के लिए तो हेड्स ऑफ है, क्योंकि मैं पर्सनली मानता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, मैं नोएडा में भी कुछ टाइम रहा हूँ, बॉम्बे में भी मैं 4 महीने रहा हूँ, तो मैं कुछ स्पेसेस में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जो कल्चर अपना बॉम्बे का और नागपुर का ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो सेफ्टी आप बॉम्बे में रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे 2 बजे भी फील कर सकते हैं, आप दूसरे स्टेट्स और सिटीज़ में वो नहीं फील कर सकते, चाहे वो दिल्ली हो या कोलकाता हो, कोई भी मेट्रो हो। तो वो सबसे बड़ा इसका श्रेय लोकल्स को जाता है जो यहाँ पे उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। तो आई थिंक ये जो मराठवाड़ा ब्लड है, ये मराठवाड़ा ब्लड में ही है इन चीज़ों को लेके चलना। और शायद ये चीज़ मैं इसलिए यहाँ तक आया हूँ क्योंकि अगर हम छत्रपति शिवाजी की बात करते हैं, छत्रपति संभाजी की बात करते हैं, तो ये जो लोगों को लेके चलने की लेगेसी है यही दिख रही है। ये मेरी पूरी बातों में मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि जो उनकी लेगेसी थी, ये मराठवाड़ा कल्चर ही है कि सबको लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी बोलते हैं, बट एक्चुअली वो महाराष्ट्र का एक्चुअली मराठा है, मराठवाड़ा महाराष्ट्र का एक रीजन है।
मराठा करके एक। मराठा है वो, एक मराठवाड़ा बोलते हाँ। हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आर्मी थी उनमें भी सब कास्ट या सब धर्म बिल्कुल के बिल्कुल। लोग हमको सैनिक हमको अच्छा, एक चीज बताइए कि हमने ये भी सुना है कि छत्रपति जी के सेना में मुस्लिम्स भी थे, यस और हमने ये भी सुना है कि औरंगजेब के सेना में हिंदू भी थे। तो ये टेरिटोरियल लड़ाइयाँ थी कि ये रिलीजन लड़ाइयाँ थी? ये जो लड़ाइयाँ थी ये जगह मतलब टेरिटरी के लिए सत्ता की लड़ाई थी कि ये धर्म की लड़ाई थी, मतलब कि ये दोनों था? एक्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लड़ाई थी वो स्वतंत्रता के लिए। स्वराज के लिए थी। अभी मुगल्स तो बिल्कुल। बाहर के, हाँ और वो आके हम पे राज कर रहे हैं। मुगल्स यानी मंगोल, मंगोल से, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ वो इधर आके राज कर रहे थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में पहली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। और जिनको इस फ्रीडम चाहिए था वो सब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जुड़ गए। बिल्कुल। उन्होंने एक छत्रसाल राजा है, आपको पता होगा बुंदेलखंड का एरिया है उधर, एक छत्रसाल का के राजा है। होंगे तो छत्रसाल राजा को भी बोला था, उनको प्रेरणा दी थी कि आप आपका खुद का एक बुंदेलखंड राज्य जो है वो बनाइए, बुंदेलखंड को स्वतंत्र कीजिए। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर उन्होंने अपना राज्य बनाया था किया और डिक्लेयर किया कि हम इंडिपेंडेंट है। यस। तो बेसिकली ये सब कुछ उस समय मुगल के इसमें था। तो मुगल्स तो हम मंगोल से ही मुगल्स आए, बट क्या ये डायरेक्ट इनका लीनिएज है चंगेज खान से? क्या कोई रिलेशन है चंगेज खान से, ब्लड रिलेशन? हाँ मीन्स ब्लड रिलेशन है। सबसे पहले तो बाबर आया, हाँ और बाबर आके पूरी हायरार्की फिर उसके हाँ। बाद में रूल नहीं, करते। क्योंकि हमने ये भी सुना है ना कि मंगोल्स ने या मुगल्स ने पहले बहुत रेड्स किए, लेकिन कोई रुकता नहीं था, पहले रेड्स करके लेके जाते थे। हाँ, लूट ये के जाके एक समझदार कौन आया जिसने सोचा कि ये बार बार जाने में बहुत समय व्यतीत होता है, यहीं रह जाओ? ये किनका डिसीजन था? कौन मुगल थे वो? अभी वो बाबर जो है ना, वो जिस एरिया से आया था अफगानिस्तान से, हम्म। उनको निकाल दिया था, उनकी फैमिली जो कुछ था उनसे। हाँ हाँ। तो वो जब इधर आए तो दिल्ली का जो एनवायरनमेंट था वो रहने के लिए तब बहुत अच्छा था। सब बहुत सब कुछ ठीक था। तो उनको वो एनवायरनमेंट रास आया और वो इधर ही रुक गए। जो रेडर्स आते थे वो लूट के चले जाते थे, वो इधर के एरिया को अपना नहीं मानते थे, या इधर का एरिया उनको पसंद नहीं था, ऐसा ही बोल सकते। पर जो बाबर आया तो इधर ही रुक गया, और उसका फिर तो बेसिकली बाबर और उनकी लीनिएज फिर यहाँ पे राज करने का उन्होंने Yes. काम चालू किया, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। जिसमें से औरंगजेब सबसे क्रूअल है। यस। तो औरंगजेब की लीनिएज का खत्म होने का भी सबसे बड़ा कारण औरंगजेब ही है, क्योंकि अपने बड़े बेटे को भी खुद मार दिया डर के कारण। और जो जिंदा होंगे वो तो उनकी कॉन्फिडेंस इतनी लो होगी हाँ। कि वो रूलर्स तो कभी बन ही नहीं पाए होंगे उस तरीके से। सो बेसिक रीजन अपनी लीनेज खत्म करने का भी औरंगजेब को ही उसका खुद ही, क्रेडिट देना चाहिए, yes. क्योंकि अपने बच्चे से ही डरता था वो, अपने बच्चे की हत्या कर दी। क्या नाम था मेरे? दारा। दारा किसी शिकोह। को बड़े ताज्जुब की बात है कि ब्रिटिश म्यूजियम में इन सब की तलवारें, संभाजी महाराज का, इनफैक्ट शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वो है टाइगर क्लॉ। नकल क्लॉ जो है, वो भी वहाँ पे है। इनका औरंगजेब का तलवार है, उनके बेटे का तलवार है बहुत। तो हमारी सारी चीजें तो ब्रिटिशर्स लेके चले गए, कोहिनूर क्या, हमारे आर्टिफैक्ट्स और हमारे वेपन्स एंड आर्मर्स तक लेके चले गए हैं यहाँ से। और वहां पे वो उसको बड़े प्यार से दिखाते हैं और हमारे इंडियंस ही वहां जाके देख रहे इंडियंस वहां हैं। जाके बड़ा पैसे शर्म देके आता है और बहुत देखते हैं। गुस्सा आता है उनके ऊपर। यस यस, हम शश- जाके हमारे ही पैसे देके देखते हो हम अपना ही पैसा देके अपनी ही चीज देखते हैं, जबकि उन्होंने आई थिंक जितना हमारे देश को लूटा है, तो देखा जाए तो ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा इंग्लैंड या इंडिया के पैसे पे बना है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो। पूरा इंग्लैंड। क्योंकि उस जमाने में हमको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से उन्होंने लूटा था। अभी कुछ तो पीछे रिपोर्ट आया था, $62 ट्रिलियन वो लूट के यहाँ से चले गए। 62 ट्रिलियन डॉलर्स आज की इकोनॉमी की। हाँ, आज की है। आज हमारी इकोनॉमी अभी 3 पॉइंट सम, हाँ 3.4, उसके आसपास है। एंड वी आर फोर्थ अभी, आई थिंक हम फोर्थ नंबर, नहीं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ पे, बिकॉज थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आर बहुत क्लोज है। यस। सब 3 पॉइंट समथिंग समथिंग पे है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो बहुत ही आगे, लाइक चाइना इज 19 और अमेरिका इज 29। तो बहुत दूर की। लेकिन हम अपने आप को विश्व गुरु बोलना छोड़ते नहीं है, मतलब हम 3.3 ट्रिलियन इकोनॉमी में भी अपने आप को राइजिंग पावर और विश्व गुरु बोलते हैं। वही ये ना, आपको क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगता आपको? इतने बड़े पॉपुलेशन के साथ जब आप वर्ल्ड में आप नंबर 1 पे हो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी डाइवर्सिटी, इसमें भी आप अगर नंबर 5 पे हो तो अच्छा ही चल रहा है, डेवलपमेंट अच्छी ही हो रही है ना। कैसा है इंडिया जो कंट्री है, अभी हमारी नॉन अलाइड पॉलिसी थी,
तो अभी हम मल्टी अलाइड पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीन्स अभी विश्व गुरु कैसे, तो मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे कि अभी अमेरिका है, उनका खुद का एक साइड है। चाइना है, उनका खुद का एक ग्रुप है। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, एक अलायंस बोलते हैं। यस अलायंस है। अमेरिका का यूरोप से अलायंस है। अभी जो इंडिया है, इंडिया का देखिए आप, अगर क्वाड है तो भारत अमेरिका के साथ है। पर ब्रिक्स देखते हैं तो भारत रशिया और चाइना के साथ है। बिल्कुल एएससीओ शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भारत रशिया के साथ है, और भारत G20 में बाकी वर्ल्ड के साथ। वर्ल्ड के साथ। तो बेसिकली इंडिया सबके साथ है जो इंडिया के साथ अच्छे से है। यस यस इंडिया कोई वन साइड को सपोर्ट करने की साइड का। अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हम्म, सेम टाइम में भारत ने अमेरिका से डिफेंस एग्रीमेंट किए है, और रशिया से तेल खरीदे, ऑयल परचेस किया है। मीन्स अमेरिका को प्रॉब्लम है रशिया से ऑयल परचेस करने का, तो भारत वो भी कर रहा है और अमेरिका से डिफेंस एग्रीमेंट भी कर रहा है। राइट। और अभी जो चीन समुद्र है, दक्षिण चीन सागर जो है, ताइवान का जो वो एरिया है, हाँ हाँ तो चाइना बोल रहा है कि पूरा दक्षिण साउथ चाइना सी जो है वो हमारा है। हम्म, भारत बोलता है कि जो पैसिफिक का रीजन है वो ओपन होना चाहिए, सबका होना चाहिए। पर भारत चाइना को कभी डायरेक्टली टोकता नहीं। मीन्स ये जो एग्जाम्पल से ये हमें दिखाते हैं कि हम बैलेंस बना के रखते हैं, और खुद के लिए जो अच्छा है वो वो देखते हैं। हाँ, इसलिए हम कोई कोई साइड को सपोर्ट नहीं करता। कोई साइड पे सपोर्ट नहीं करते। हमारे लोगों का क्या भला हो सकता सो है। बेसिकली अगर कल को ताइवान के लिए यूएस और चाइना का वॉर चालू हो जाता है तो हम तो दोनों को दवाई देने वाले हैं। यही होने वाला है। मोदी जी बोलेंगे मेडिसिन आर रेडी, विश्व गुरु इज कमिंग। दोनों को मेडिसिन बेचेंगे हम। उसका इम्पैक्ट भी हम पे बहुत ज्यादा पड़ सकता है। हम पे यानी इकोनॉमिकली। हाँ, आई थिंक ताइवान वॉर अगर चालू होता है तो तब तो वर्ल्ड वॉर ही होना है। मतलब यस क्योंकि ताइवान प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड के 60% सेमीकंडक्टर्स। राइट। हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज जो हम देखते हैं उसमें सेमीकंडक्टर्स हमें दिखाई देते हैं, यूज होते हैं। चाइना अकेला पूरे वर्ल्ड में 60% होल्ड करता है। जो कंप्यूटर में चिप बनते हैं, जो एडवांस चिप जो रहते हैं, 90% ऑफ चिप चाइना में ताइवान में बनता है। अगर ताइवान पे चाइना का कब्जा हो गया तो वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकता है। और सेमीकंडक्टर का बट इनकी डील क्या थी जो सेपरेट हुए चाइना और ताइवान के? इसका नॉलेज है आपको कि आई थिंक इनकी जो इनका डिवीजन हुआ तो उसमें अग्रीमेंट में भी लिखा हुआ था कि आई थिंक सबसे बड़ा ग्लिच ये है कि उसमें लिखा है कि अगर चाइना का कभी मूड हुआ तो हम आपको वापस भी अपने इसमें ले लेंगे। ये भी क्लॉज उसमें उनके अग्रीमेंट में दिया हुआ है। उसी क्लॉज पे आज चाइना बोलती है कि हमें ताइवान अब वापस चाहिए, अब टाइम आ गया ताइवान वापस आए। लेकिन अब ताइवान टोटली इन्फ्लुएंस बाय यूएस है और यूएस की बहुत बड़ी अलायंस है, और कहीं भी यूएस चूकती नहीं है बोलने में कि ताइवान को अगर कुछ हुआ तो हम तैयार है, ताइवान को कुछ हुआ। टेक्नोलॉजिकल बेसिकली वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल है, चाइना के लिए भी और यूएस के लिए भी। तो यूएस भी उसको नहीं छोड़ेगी। वर्ल्ड लेवल पर कोई एक दूसरे का ऐसे ही फ्रेंड नहीं होता है। इंटरेस्ट जहाँ है वहाँ फ्रेंडशिप है, इंटरेस्ट नहीं फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप ने काम है तो फिर अभी पूरा जो अमेरिका का पूरा कंपनी जो है उनका सब मैन्युफैक्चरिंग इतने दिन चाइना में हो रहा था, क्योंकि चाइना इतना बड़ा अर्थव्यवस्था नहीं था, इतना बड़ा इकोनॉमी नहीं था। और अमेरिका को जब लगा कि चाइना इतना बड़ा इकोनॉमी बन गया है या हमें भी टक्कर दे सकता है, अभी चाइना और अमेरिका ने ट्रेड वॉर शुरू कर लिया। राइट बिल्कुल। अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प के आने से वही चालू है, तो जिसके कारण आई थिंक ट्रम्प के इन्हीं चीजों से पूरा शेयर मार्केट भी टूट गया। लोग तबाह हो गए। आई थिंक लोगों ने अगर पहले ही पता होता कि ट्रम्प के आने से इतना गिरने वाला है मार्केट तो लोगों ने शॉर्ट कर लिया होता है। ट्रम्प ने आते ही रिवेंज चालू कर दिया है सब पे, पैसे वापस, गिव मी माय मनी बैक, सबके टैक्सेस बढ़ाओ, सबके टैरिफ्स बढ़ाओ। इट्स टाइम टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनका एक नया कोट आया हुआ है, इट्स टाइम टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो उस स्लोगन पर इलेक्शन लड़े हाँ। और उस पे इलेक्शन जीते। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है। बिल्कुल, और एक्चुअली वो फॉलो भी कर रहे हैं। यस तो बेसिकली अगर हम देखा जाए जो थोड़ा सा हमारे यहाँ एक्सट्रीम जो एक टॉनिक है, थोड़ा सा एक्सट्रीम टॉनिक यूएसए में भी अभी गया हुआ है कि यूएसए फर्स्ट। तो बहुत सारे डिपोर्ट भी हुए हैं, स्टूडेंट्स भी गए हैं। मेक्सिको का तो खैर अलग ही केस है, वो मेक्सिको से तो वैसे ही परेशान है, लेकिन बहुत सारा वहाँ पे भी एक्सोडस चालू है। एक्सोडस से याद आया, आप क्या अभी न्यूज़ पे देख रहे हैं कि लॉट ऑफ हमारे यहाँ बांग्लादेशीज लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं और उसका एक्सोडस चालू है। यस तो आप हमारे बॉर्डर्स क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते? बिकॉज इज इट कि जो म्यांमार और इस साइड का ये जो पहाड़ी बेल्ट है, क्या ये सारे एरिया से
जो लोग इमिग्रेट करते हैं, इन्वेजन तो नहीं बोल सकते, इमिग्रेट करते हैं, तो क्या ये इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकती है अपना बाहर के लोगों का बॉर्डर से अंदर आना? इंडिया का बॉर्डर है 7,517 किलोमीटर। नहीं, बट वो तो कॉन्सेंट्रेटेड ही होगा ना, मतलब हमको अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो हमको अपना ये बंगाल बेल्ट का बॉर्डर देखना है और ये पाकिस्तान बेल्ट का, मतलब गुजरात साइड एंड पंजाब साइड का बॉर्डर देखना। बाकी जगह तो खैर तो इंडिया को तो सबसे ज्यादा बॉर्डर लगी है तो बांग्लादेश की ही लगी है, सबसे ज्यादा सबसे लंबा लंबा बॉर्डर, यस, बांग्लादेश का ही है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन अभी जाके पिछले कुछ साल से इतना हमारा गवर्नमेंट भी उसमें ध्यान दे रहा है। सो बेसिकली एंट्री फ्री थी, मतलब Yes. कहीं से भी घुस जाओ, किसी को पता भी नहीं बहुत चलेगा। सारे रेगुलेशन रूल्स है, लेकिन फिर भी हो रहा था, उतना कंट्रोल उधर या उतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा था उस निगरानी नहीं कर पा रहे थे। यस करने अब पा जब रहे तक थे। शेख हसीना उधर की प्राइम मिनिस्टर थी, भारत और बांग्लादेश के रिलेशन इंडिया बहुत अच्छे। हाँ फ्रेंडली रिलेशन थे, तभी जो एंट्री थी उस पे ज्यादा रोक टोक नहीं थी। अभी हम भी भूटान में जा सकते हैं, नेपाल में जा सकते हैं, नॉर्मल बॉर्डर है उधर, ज्यादा फेंसिंग हमको नहीं दिखाई देता। बिल्कुल। हाँ, तो वैसे ही बांग्लादेश के साथ भी था। पर अभी जो बांग्लादेश में सिचुएशन बदल रहा है, एक्चुअली उधर माइनॉरिटीज जो है उन पर बहुत अत्याचार होते हैं। अभी पीछे नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियम लाया था 2019 में। तो उस अधिनियम में क्या था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, तो उनमें जो माइनॉरिटीज थे उनको इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए वो एक्ट जो है वो पारित किया था, अधिनियम लाया गया है। जिसके लिए बहुत बवाल हुआ था हमारे Yes. यहाँ। हाँ। अभी इंडिया के साइड की जो कंट्रीज है उनका खुद का स्टेट का रिलीजन, मीन्स इंडिया जो है सेक्युलर है, बट पाकिस्तान का खुद का स्टेट का रिलीजन है, आप बांग्लादेश का भी है, अफगानिस्तान का भी है। तो उनका स्टेट का रिलीजन होने से वो क्या होता है कि वो एक रिलीजन को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और माइनॉरिटीज पर Right. अत्याचार हो जाता है। तो ये तो हर जगह का है, पाकिस्तान भी और बांग्लादेश में भी देखा जाए तो हर माइनॉरिटीज की परसेंटेज, नॉट ओनली हिंदूज, बाकी की परसेंटेज कम हुई है। अभी ये कन्वर्जन बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इनके। और वही बांग्लादेशियों के लिए वही एक ही हो गया कि अभी हमें यहाँ हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो हमें इजी है इंडिया में जाना, बराबर। तो वो आते हैं। फिर बाद में अभी ऐसे इजीली उनको सिटीजनशिप तो नहीं मिलेगी कि आ गए दे दी, ये तो नहीं पॉसिबल, उसके लिए भी लॉज है, कुछ रूल्स है। तो हमको अपनी लाइन कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए? मतलब एक तो होता है नेशन, एक नेशन और नेशन की हिंदूज, पूरे दुनिया में हिंदूज है, बट बहुत सारे हिंदूज ने तो अपने नेशन भी खुद से चूज किए हैं ना, राइट, कि मैं इस नेशन का हूँ। यस, तो अगर उन पे अत्याचार हो रहा है, हमें दर्द तो हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि अब तो ये नेशन थियरी आ गई है, राइट। तुम उस नेशन को तुमने चुना है, अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमको अपने नेशन को देखना है, हमारे लोगों को देखना है। इसके बारे में आपका क्या मतलब सोच है कि इफ इट कम्स टू कि अगर वर्ल्ड के 7-8 कंट्रीज में हिंदुओं पे अत्याचार हो तो हमारा रिएक्शन किस तरीके से इस पे होना चाहिए? वैसे इंडिया जो है वो बड़ा भाई है सब, सारे लोगों का, हाँ सारे लोगों का, हिंदू अगर देख पॉपुलेशन का, ऑल ओवर वर्ल्ड का। ऑल ओवर वर्ल्ड का, तो उसके हिसाब से इंडिया ट्राई भी करता है। अभी बांग्लादेश में पीछे जो राइट्स हुए, दंगे हुए, उनमें माइनॉरिटीज पे बहुत अत्याचार हुए, बिल्कुल। इंडिया जाके यूएन में बोलता है ऐसा ऐसा हो रहा है, पर हमको सपोर्ट नहीं मिलता। सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, बाद में इंडिया फिर उन माइनॉरिटीज को स्वीकार कर लेता है, ऐसा है, उनको रहने के लिए जगह देता है। तो बट वो तो अच्छा, वो तो हमारा हिंदू कल्चर ही है, हाँ। मतलब हम वो दूसरे पे अत्याचार देख नहीं सकते, चाहे वो अगर वो मान लेते हैं कि जर्मन सिटीजन भी है लेकिन हिंदू है, तो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाता है कि नहीं नहीं आप आ जाओ यहाँ आराम से रहो। अगर हम यही सेम चीज़ अगर पैलेस्टाइन में देखते हैं, जैसे हम अभी हिंदुओं की बात कर रहे थे कि पैलेस्टाइन में बहुत लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड भी ये कहा कि मुस्लिम शेल्टर दिया जाए, मुस्लिम्स को शेल्टर दिया जाए, इजराइल अटैक कर रही, किसी कंट्री ने तो शेल्टर दिया नहीं, लेकिन सबने ये ज़रूर बोला कि हम आपके साथ हैं, लेकिन किसी ने अपने बॉर्डर्स उन लोगों के लिए ओपन नहीं किए। अभी बेसिकली पैलेस्टाइन लैंड जो है अब वहाँ पे ये हो रहा है कि जो वहाँ के मुस्लिम्स है लोकल, जिनके ऊपर मतलब अटैक्स हो रहे थे, अब वो हमास के अगेंस्ट रिबेल करना चालू कर दिए। उनका कहना है हमास जाओ, बिकॉज हमास के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग भी मर चुके हैं, हमास एज अ वॉट एवर इट इज वो टूट चुका है बहुत ज़्यादा। तो अब लोगों के अंदर वो ताकत आई है कि वो रोड पे निकल के फ्लैग्स लेके ये कर रहे हैं कि हमास तुम बाहर जाओ। तो हम अगर वहाँ देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें मिक्स्ड ऑफ आइडियोलॉजी मिल रही है। कुछ लोग हैं जिनको शांति मन से जीना है, जिंदा रहना, और कुछ लोग हैं जिनको ये कि अल्लाह अकबर करके अपना कहीं तबाही करना है या कुछ ना कुछ मिशन लेके चले हुए हैं।
और उसमें भी ये चीज़ हमने अभी फिर न्यूज़ में देखा कि बहुत सारे लोगों ने पैलेस्टाइन में रिबेल किया, तो उनको भी मतलब कुछ लोगों को पकड़ के मारा गया। हमास के लोगों ने उनको चौराहे पे मारा कि लोगों को एग्जाम्पल सेट किया जाए कि ऐसे डिमांड्स ना करे कि हमास तुम बाहर जाओ, जबकि हमास ऑलरेडी ऑन द ब्रिंक है। तो खैर मैंने बात बहुत खींच दी। मेरा पॉइंट ये था कि जो हम लोग अपने कल्चर में हिंदूज में देखते हैं कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड के हिंदूज को अपना मानते हैं। मतलब अगर कोई किसी सॉफ्ट कॉर्नर सॉफ्ट कॉर्नर कि कोई यूएस की भी पैदाइश हो, वहाँ 40 ईयर्स भी रहे, लेकिन अगर उस पर पीड़ा होती है और अगर हमें ये कहा जाए एज अ नेशन कि क्या मैं आ सकता हूँ, तो हमारे नेशन हमेशा अपने दरवाजे अपने लोगों के लिए खुला रखता है। तो ये तो विश्वगुरु ऐसे ही नहीं है, मतलब कुछ तो हमारी जो संस्कार है उसके कारण भी हम लोग विश्वगुरु का दूसरा भी क्रेडिट हमको जाना चाहिए, बिकॉज अफ्रीकन कंट्रीज को जो वैक्सीन हमने प्रोवाइड की, तो उसमें भी उन लोगों का सेम चीज़ जो मैम आप बोल रहे हो कि इतनी बड़ी कंट्रीज जहाँ इतने सारा पॉपुलेशन है, अपने लोगों को देखते हुए उन्होंने हमारे भी करोड़ ऑफ लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड की। तो इसी को विश्वगुरु बोलते हैं कि कम होना मतलब सबसे पावरफुल होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपके पास जो है वो आप देने को तैयार हो क्या, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो लीडरशिप तो सिर्फ इंडिया के पास ही है, कोई कंट्री उस टाइप का है नहीं जो सेल्फलेस एक्ट तभी करता तो है। जब कोविड में दे भी रहे थे वैक्सीन, तो इंडिया में बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि हमारे लिए बचाओ, आप कहाँ दे रहे हो दूसरों को। ये लेकिन भी यहाँ चल कम भी रहा तो है नहीं हुआ, हाँ, कम बोलने भी के लिए तो नहीं यहाँ हुआ। कभी कुछ छूटता नहीं, लोग तो हाँ, बोलने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वही, कमी भी तो नहीं कम हुई भी किसी को। नहीं हुई। हमने अफगानिस्तान में भी बहुत चीजें की है। सलमा करके एक डैम हमने अफगानिस्तान में बनाया है, उधर राइट, ट्रेन, हाँ बिल्कुल। हमने अभी हॉस्पिटल्स। अफगानिस्तान के साथ बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल काम उनका कर रहे हैं हम लोग, हाँ। डेफिनेटली। हमारे तो बहुत अच्छे रिलेशन है अभी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान भी तो अखंड भारत में ही था ना एक समय। हो हाँ, यस। हाँ, अब अगर हम बात कर रहे हैं लैंड्स की और मारापीटी की, तो इसको पॉज करते हैं। लैंड से याद है, वक्फ बोर्ड के बारे में थोड़ा बताइए। वक्फ बोर्ड की स्टैब्लिशमेंट क्यों हुई, क्या कारण था, इसका फंक्शनिंग क्या है, वक्फ बोर्ड का एग्जिस्टेंस क्यों है, और अभी जो हमारा बिल पास हुआ, तो बिल पास होना तो दूर की बात है, हमें थोड़ा ये नॉलेज दीजिए कि ये आया कब और क्यों आया और किसने लाया और क्या कारण था। अब ये वक्फ जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? जो मुस्लिम व्यक्ति उसके पास जो चल और अचल संपत्ति, चल मीन्स कैश और अचल मीन्स जमीन, तो वो अपनी जमीन खुद से मुस्लिम धार्मिक कार्य के लिए डोनेट कर सकता है। तो इसको वक्फ कहा जाता है कि मुस्लिम व्यक्ति खुद से अपनी जमीन धर्म के नाम पे डोनेट कर रहा है, charity। धर्मार्थ के लिए डोनेट कर सकता है। तो इसको वक्फ कहा जाता है, और इसको मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड क्रिएट हुआ है। तो वक्फ बोर्ड जो है उसके पास अभी तो 1 लाख करोड़ की मालमत्ता है। नहीं, आपका कहना है कि अगर कोई मुस्लिम पर्सन है तो वो वक्फ बोर्ड पे अपनी प्रॉपर्टी वॉलंटरली दे सकता है, यस, चैरिटी टाइप में डोनेट कर सकता है। डोनेशन अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो आदमी दे रहा है उसकी भी लीगल प्रॉपर्टी है। यस। यस यस ऑब्वियस। तो आज इसमें इश्यूज क्या हुए हैं? इश्यूज यही है कि ये था सिर्फ कि जो मुस्लिम लोग हैं वो दे सकते हैं, लाइक अपनी प्रॉपर्टी दे सकते बिल्कुल, हैं। हाँ। लेकिन वक्फ बोर्ड ने क्या किया कि सपोज एक जगह खाली थी, वहां पे मस्जिद बनाई गई, कुछ साल पहले से ठीक है, मस्जिद बनाई गई है, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड ने डायरेक्टली ये कर दिया कि ये हमारी हो गई वक्त की लैंड, प्रॉपर्टी ये है। वक्त की प्रॉपर्टी है। एक्चुअली इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक एक्ट है, 1995 का एक्ट है। तो 1995 वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसमें वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर्स जो है वो दी गई है। ओके, पावर्स जैसे कि आप किसी भी जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन डिक्लेयर कर सकते इज इट रियली ऐसा उनके पास पावर है कि कोई भी जमीन को आप वक्फ बना सकते हो? हैं। यस, यस। उस एक्ट से थी, अभी वही फिर हो गया। बिल पास तो जो हुआ है अभी उसको बिल हटाया पास गया हुआ है। है, उसको हटाया गया कि उनके जो अनलिमिटेड पावर्स है, लाइक उनके पास बहुत सारे ऐसी जमीन थी कि जो गवर्नमेंट की थी। लेकिन वो वक्फ की हो गई। हाँ वो तो अभी ये अमेंडमेंट से यही किया है कि गवर्नमेंट की जो भी जमीन उनके पास है वो गवर्नमेंट को लौटानी पड़ेगी। आपने किसी वो क्या करते थे, लाइक एक जमीन का टुकड़ा है, लाइक जमीन है तो इसका कोई लाइक आगे बच्चा नहीं है, तो उसके बीबी को जाना चाहिए वो, तो वो बीबी का नहीं होगा, फिर वो वक्त वक्फ का का हो होगा। जाएगा। ओके, ये चल रहा था, तो ये भी हटाया गया सो है इसीलिए अभी। इतनी प्रॉपर्टी हो गई क्योंकि बहुत सारा एबडक्शन हुआ, हाँ, मतलब इलीगल तरीके से या गलत तरीके से। से हाँ, गलत तरीके इंडिया से जो में भी सबसे मिलेगा ज्यादा वो। प्रॉपर्टी रेलवे के पास है, दूसरा रक्षा मंत्रालय और तीसरा वक्फ बोर्ड के पास। तब आप समझ सकते हैं, क्योंकि जबकि अगर हम उसका अगर क्लीन वर्किंग देखा जाए तो बहुत सिंपल था कि अगर आपके पास लीगल प्रॉपर्टी है
उस लीगल प्रॉपर्टी को आप गवर्नमेंट के मतलब बताते हुए आप वक्फ को दे सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे खेल हो गए जिसमें ऐसा हुआ कि ये एक रिफॉर्म के बजाय अत्याचार में कन्वर्ट हो गया, कि इसमें बहुत लोगों के साथ नाइंसाफी भी हुई। अभी वही बताया गया है कि अमेंडमेंट से कि अभी आप 5 साल से इस्लामिक ये सब फॉलो कर रहे हो, आप वो रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, तभी जाके बाद में आप दे सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने अपना धर्म बदल लिया, आप इस्लामिक स्वीकार किया फिर दे दी लैंड, नहीं, 5 साल आपको फॉलो करना पड़ेगा अच्छा, इस्लाम। ये भी तो एक मैम हम लोग सुनते हैं ना कि बहुत सारे गवर्नमेंट लैंड्स पे धीरे से मजार बन जाती है, फिर वो थोड़े दिन में वक्फ की ज़मीन डिक्लेयर हो जाती है, हाँ, और फिर वो वहाँ पे लोग आना अपना जो भी है नमाज पढ़ना जो भी चालू। तो ये यूपी में क्योंकि बहुत सारे तोड़े गए हैं, तो जब तोड़ा जा रहा था तो पता चल रहा था कि ये इलीगल है, इसका कोई आंसर नहीं, बस कभी तो भी कोई आया मजार बना के चला गया। तो हम लोगों का भी आदत है कि हम दूसरे रिलीजियस बिल्डिंग्स को क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से भी बहुत सारा वक्फ की प्रॉपर्टीज बनी है जो कि नॉट पब्लिक किसी की प्राइवेट, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ कुछ ना कुछ दरगाह या मजार बना के उस पेरीफ्री को एक्वायर कर लिया गया कि अब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, बाद में लोगों को पता चल गया कि मेरी जो लैंड है वो वक्फ में चली गई है। हाँ। एक्चुअली क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी तब ये वक्फ एक्ट लाया गया था 1995 में। तो इससे वो पावर जो है वो दी गई थी, और उसमें अपील करने की भी एक टर्म हमको दिखती है। जैसे कि अगर आपकी ज़मीन वक्फ बोर्ड ने ले ली तो आप वक्फ ट्रिब्यूनल करके रहता है, उसमें आप जा सकते हो, उस पर आप अपील कर सकते हो, उसमें आप अपील कर सकते हो, पर उसका जो डिसीजन है वो फाइनल रहता है। अभी जो नया एक्ट है उससे जो चेंज हुआ है, तो पहला चेंज है वक्फ कौन सी भी जमीन अपनी जमीन करके डिक्लेयर नहीं कर सकता। दूसरी बात, सरकारी जमीन अपनी जमीन डिक्लेयर नहीं कर सकता। तीसरी बात ये है, वो जो ट्रिब्यूनल है उसमें अब अदर रिलीजन के भी लोग होंगे, और उस ट्रिब्यूनल का जो भी कुछ निर्णय होगा वो उसके बिहाफ पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। पहले ये नहीं था, आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे, अभी फाइनल जो डिसीजन रहेगा वो सो बेसिकली अगर आपके जो अगर लैंड डिस्प्यूट में फंस चुके हैं वक्त में, तो Yes, गवर्नमेंट ने ये जो रिफॉर्म्स लाए हैं इससे अब आप कोर्ट पे अपील कर सकते हैं। right. यस जैसे अभी तो बहुत सारे केसेस खुलेंगे, क्योंकि पहले ऐसा था कि वक्फ ने अगर बोल दिया एक बार बोल तो दिया कोई सुनवाई नहीं है, कोई कोर्ट नहीं, हाँ, कोई सुप्रीम तो कोर्ट हो नहीं। गई इससे राइट। सबसे ज्यादा फायदा गरीब मुस्लिम लोगों को ही होगा, क्योंकि उनकी अगर सपोज कैसा होता है कि हमारे यहाँ बेटे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते। अगर एक मुस्लिम कपल है और उनको एक बेटी हुई तो वो शादी करके चले जाएगी, ठीक है, तो उनकी ज़मीन वक्फ बोर्ड को जाती थी। तो अब कैसा होने वाला है, जो बेटी है उसको पहले पूछना पड़ेगा कि ये आपको देना है कि नहीं देना, हाँ ये देना है कि नहीं देना है, ये आपको चाहिए कि जमीन। अगर उसने बोला मुझे चाहिए तो उनको वो उनका हो देंगे। गया। हाँ, ये सो बेसिकली अगर कोई उस ना ले तो वक्फ ले सकती है, मतलब Yes. वो जमीन को, वो भी हम मुस्लिम पॉपुलेशन की वो बात भी कर रहे हैं। खुद के मर्जी से देना चाहिए वो। हाँ, अभी बड़े बड़े जो नेता है, मुस्लिम नेता, उनके बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे बिजनेस वक्फ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे, उसलिए वो इसलिए इतनी आवाज उठाए उन्होंने। ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है। तो इसको लोग रिलीजियस एजेंडा दे देते हैं, बट ये हर लेवल पे ही इसको हटाना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी ये है, भी क्योंकि ये मुस्लिम्स के लिए भी फायदेमंद नहीं है। राइट। तो ये वक्फ की जो हम बात कर रहे हैं, तो अभी बीच में न्यूज़ में सुना था कि अपना जो मुकेश अंबानी जी का घर है एंटीलिया, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये रियल है कि मतलब रूमर है? ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जिसने वक्फ बोर्ड ने उस पर दावा किया है। बहुत सारी सरकारी भी प्रॉपर्टीज है जो वक्फ बोर्ड के पास। बेसिकली अब मैं आपकी पॉइंट ये समझ रहा हूँ कि 95 का जो एक्ट पास हुआ है उससे इनका था कि ये जिसको बोल दे कि हमारा है, यानी वो कंट्रोवर्सी में चली हो गई। गया, हाँ। बिल्कुल। हाँ, उस एक्ट से वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर्स दी गई, सिंपल। कि बट ये रीजन क्या होगा अनलिमिटेड पावर्स देने का? आपको बोले ना कि पहले मस्जिद गिराई गई और बाद में एक एक्ट बना के वो पावर दी गई। ठंडा करने की, हाँ, मीन्स हाँ, वो आप शांत करने के लिए। हाँ, समझ सकते हो। तो वैसे ही अगर मेरा तो मानना है किसी भी धर्म वक्फ बोर्ड है, अगर हिंदू धर्म का कोई बोर्ड होता, क्रिश्चियन धर्म का कोई बोर्ड होता, तो किसी को भी अनलिमिटेड पावर्स देनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, कोई भी धर्म हो। कोई भी धर्म हो, हम यहाँ पर वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, पर कोई भी धर्म हो, कौन सा भी रिलीजन हो, उसको अनलिमिटेड पावर नहीं चाहिए। और ये भी है ना सर कि हम कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि हम
सेक्युलरिज्म के इधर जाते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष है करके। तो अगर हम किसी धर्म को ज्यादा मानते नहीं, किसी को तत्कारते नहीं, तो आप एक ही धर्म के लिए ऐसे कर नहीं सकते। तो फिर आपको हिंदुओं के लिए भी ऐसा एक बोर्ड देना पड़ेगा, आपको क्रिश्चियन के लिए बेसिकली देना फिर अगर पड़ेगा, एक के लिए तो यानी सबके लिए, सबके तो लिए फिर वो देना पॉसिबल ही पड़ेगा। नहीं है। तो ये तो ऐसे हो रहा था ना कि किसी एक रिलीजन को आप सपोर्ट कर रहे हो, हाँ। किसी एक रिलीजन के लिए आप बहुत फेवर में जा रहे हो, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। बेसिकली आज भी लोग इसी से लिए ज्यादा कांग्रेस से नाराज रहते हैं कि आपने यस, दूसरे मतलब माइनॉरिटीज और बहुत सारी चीजें आपने ऐसे डिसीजंस लिए हाँ, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन को बहुत घात हुआ जिससे। अमेंडमेंट की गई तब वही चल रहा था, जो इस्लामिक लोग हैं उनका कहना था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैम्पर हो रहे। तो ये भी एक टर्म देखा जा सकता है ना कि हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा देश ही सेक्युलर है, तो वो भी तो हैम्पर हो रहा है, सब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बेसिक हैम्पर हो रहा स्ट्रक्चर है। अभी हैम्पर हो रहा है। पॉलिटिक्स में कैसे रहता है, एक अभी पार्टी है वो बोलती है कि हम हमें हिंदुओं की चिंता है, तो दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली इस्लाम की तरफ चल- दूसरे कौन से भी धर्म कोई की भी चिंता है। अगेंस्ट बेसिकली सब अपनी लॉबी अपने वोट हाँ, बैंक को yes. अपीस करके रखना है। Yes. सपोर्ट। बाकी मिनिस्टर्स तो ऊपर में तो सब फ्रेंड्स ही है, वो तो Yes, yes. नॉर्मल पब्लिक को समझना जरूरी है कि हाँ, ऊपर कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ लोगों के सामने है। वो खुद से अच्छे से मिलते हैं, सब, सब हाँ। कर- लेकिन उनकी भी मजबूरी, अपने वोट बैंक को जब तक वो कुछ तड़कता फड़कता बोलेंगे नहीं, तब तक उनके भी वोट बैंक नाराज रहते हैं कि यार कुछ मजा नहीं आ रहा है सर, कुछ बोलिए। झगड़े सिर्फ आम आदमी करते हैं, वो सब अच्छे से रहते हैं। हाँ, करवा वो मतलब वो अपना काम करके आगे बढ़ जाते हैं, साथ में डिनर करते हैं, बाकी लोग लड़ते रहते हैं अपने। वेरी ट्रू। महाराष्ट्र, हम लोग तो इतना जैसे बनारस जाते हैं और इधर कामाख्या जाते हैं तो इतने सारे सेंट्स दिखते हैं। महाराष्ट्र के बारे में हमारे यहाँ भी तो बहुत सारे सेंट्स होंगे। यस, बहुत सारे सेंट्स है, लेकिन हम वाराणसी या इसको स्पिरिचुअल सिटी या कैपिटल करके बिल्कुल। कहते हैं, हाँ, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे जो डिवोशन का वे था वो अलग था, पर्सनल मोक्ष के उधर हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन महाराष्ट्र में इक्वालिटी के साथ डिवोशन था, सबको साथ लेके जाना ये मोटिव था। संत ज्ञानेश्वर थे, संत तुकाराम महाराज थे, संत नामदेव थे, इन्होंने लोगों को ऐसा वे बताया कि आप लोग भगवान के डायरेक्ट नजदीक जा सकते हो। ये जो बीच में जो मठ होते या कोई साधु होते, कुछ होते, उनके थ्रू पुजारी, उनके थ्रू मत जाइए, आपको सीधे भगवान से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए नाम स्मरण करके जो एक कंसेप्ट है वो सामने आया। आप भगवान को जस्ट पुकारिए, भगवान आपके सब सुन लेंगे, भगवान आपके सामने आ जाएंगे। तो उन्होंने जैसे कि पंढरपुर करके एक सोलापुर में महाराष्ट्र में तीर्थ क्षेत्र है, तो वहाँ पे एक वारी जाती है, वारकरी संप्रदाय कहते हैं, तो सब लोग साथ में आते, चल के जाते उस मंदिर तक। तो वो पहले से चलता आ रहा है, और ऐसे नहीं कि पहले सिर्फ हिंदुओं के लिए था या सिर्फ मराठाओं के लिए था। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे संत तुकाराम महाराज के हम अभंग वगैरह रहते थे, तो वो सब सुनते थे। तो सब लोगों को साथ में मिलकर कि ईश्वर के सामने कोई जाति नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, सब समान है, सब इक्वल है। तो मुस्लिम लोग हो या कोई भी धर्म का लोग हो, बौद्ध हो, सब लोग साथ में मिलकर वो डिवोशन पाथ पे चलते थे। एक्चुअली क्या हुआ था, एक टाइम था महाराष्ट्र में कर्मकांड और जो भोंदूगिरी अंधश्रद्धा। मीन्स क्या हुआ था, एक टाइम में महाराष्ट्र में जो लिटरेचर है, धर्म से रिलेटेड जो लिटरेचर है वो संस्कृत लैंग्वेज में था। और जो इधर पंडित थे, जो सभी नहीं पर जो कर्मकांड करने वाले पंडित थे, जो भोंदू पंडित थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो संस्कृत में जो कुछ लिखा है वो अपने मतलब के लिए लोगों को वैसा बताया। जैसे कि आज तुम मुझे इतना इतना अनाज दे दे, आज तुम मुझे इतना इतना जमीन दे दे, तेरा ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के संत जो है वो अभी सामने आए और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक मार्ग बताया, आपको अगर भगवान के पास जाना है तो भगवान का नाम लीजिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। अभी संत ज्ञानेश्वर है, उन्होंने अपनी गीता है, गीता जो ग्रंथ है भगवान श्री कृष्ण ने जो बताई है, तो वो संस्कृत में थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिखी, वो गीता का ही ट्रांसलेटेड वर्जन है मराठी। ओके। दूसरी बात, जो संत नामदेव थे, उन्होंने अभंग लिख के गांव गांव में भगवान क्या है क्या नहीं सबको बताया।
संत एकनाथ थे, उन्होंने रामायण का ट्रांसलेटेड वर्जन मराठी में भावार्थ रामायण करके लिखा। ओके। उन्होंने अभी पंडित क्या बोलते थे, संस्कृत में जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, वो ही फॉलो करना चाहिए, हम जो बताते हैं वो ही योग्य है। तो संत एकनाथ महाराज कहते हैं की संस्कृत वाणी देवे केली, मग प्राकृत काय चोरापासून जन्मली। म्हणजे थोडक्यात की संस्कृत जो लैंग्वेज है वो अगर देव गॉड ने बनाई है तो प्राकृत मीन्स मराठी भाषा को पहले प्राकृत कहते थे, तो प्राकृत क्या चोरों से जन्म हुआ है प्राकृत लैंग्वेज का, तो ऐसा उन्होंने बोला था। बाद में संत तुकाराम महाराज है, संत तुकाराम महाराज ने भी वैसे ही अभंग के माध्यम से लोगों तक कैसे हम गॉड से कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि हम सब में गॉड है, हम सब में भगवान है। तो उन्होंने एक अभंग में बताया था, जे का रंजले गांजले जासी म्हणे जो आपुले, साधु तोची ओळखावा देवते तेची जानावा। मीन्स कि हम भगवान को ढूंढते पर भगवान हम में, हम हमारे अंदर है, हमारे आसपास। खुद के भीतर झाको, बिल्कुल। भगवान तुम्हें दिख जाएगा ऐसे। इसलिए तो लोग स्मरण ध्यान तपस्या करते थे, क्योंकि अपने अंदर ही ध्यान और करते थे। आज भी उनके मैसेजेस रिलेटिव है, लाइक तभी उन्होंने बताया था कि नदी की पवित्रता रखनी चाहिए, तुलसी कितनी इम्पोर्टेंट है। आज हम क्लाइमेट चेंज के वजह से रिवर्स को ये देखते हैं, या तुलसी ऑक्सीजन के लिए आज हम बोलते हैं कि बहुत बहुत जरूरी अच्छा है, है। लेकिन वो तो उन्होंने तभी बता के रखा था कि बिल्कुल। ये सब चीजें जो जरूरी है। बिल्कुल। महाराष्ट्र में मैम ने जो बताया, पंढरपुर नाम का विठोबा का एक भगवान विठल करके इधर टेम्पल है। गॉड है, महाराष्ट्र के आराध्य दैवत हम बोल सकते हैं। तो पंढरपुर में सब महाराष्ट्र में सब कोने से लोग जाते हैं, उसको हम वारी कहते हैं। तो वारी के टाइम सब किसान, सब महाराष्ट्र में कौन से भी कोने से सब लोग आके एकजुट रह के उधर सब आते हैं, और हर साल ये यूनिटी हमें दिखाई देती है। ये तब से चली आ रही है, संतों के पीरियड से उन्होंने ये शुरुआत की थी, अभी ये कंटिन्यू। सो बेसिकली मतलब अगर इसको ये देखा जाए तो जो एक तरीके से भगवान के डर से लोगों का फायदा उठाना, वो चीज यहाँ के संतों ने उस चीज को रोक लगाया कि Yes. आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो आप डिवोशन से उनको पा Yes. सकते हो, ना कि घबरा के किसी को अपना सामान दे के, ना नहीं। कुछ कि सोना दे दिया तो भगवान मिल जाएंगे, जमीन दे दिया तो भगवान मिल जाएंगे। तो ये जो रेवोल्यूशन अगर बोल सकते हैं तो हमारे महाराष्ट्र के संतों ने इस चीज को लाया, और वो आज भी फॉलो हो रही है। मतलब आज भी हमारे देश में बोलते हैं कि भैया राम नाम जपो, इससे बड़ी पूजा तो कुछ भी नहीं है। सही हो। तो ये नामदेव जी और जो गुरुओं के आपने नाम लिए, इनका रहना मतलब कौन से सिटीज या कहाँ के गांव? संत ज्ञानेश्वर महाराज पुणे में आलंदी करके एक तब तो उनका अपना एक पूरा वो होगा, वहाँ पे शाड़ा होगा, मतलब या तो उनका आश्रम होगा या सब कुछ उनके रिमेम्बरेंस में। उन्होंने समाधि ली थी, तो अच्छा। उनका समाधि का उधर एक मंदिर बना। बिल्कुल है, वो जहाँ पे ली होगी। हाँ। एकनाथ महाराज पैठण के थे, छत्रपति संभाजीनगर में पैठण नाम का एक तालुका है, तो उधर भी आपको जायकवाड़ी डैम वो सब पता होगा। उस तरफ गया नहीं है कहीं। ठीक है। मतलब ऐसे एक लिखा हुआ है, स्टोरी बताई जाती है कि जब एक छत्रपति शिवाजी महाराज जब संत तुकाराम का अभंग भजन में थे, सुन रहे थे, तब एक वॉर के लिए कोई आ रहा था, तो जस्ट उन्होंने बताया कि आप विठल का नाम लीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए और सब कुछ अच्छा ही होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ गए ही नहीं थे, उस जंगल में वो जो दुश्मन था उसको छत्रपति शिवाजी महाराज जाते हुए दिखे, मतलब उसको एक परछाई दिखी। हाँ परछाई दिखी, लेकिन वो थे नहीं, उसको जस्ट एक लाइक गनीमी कावा जैसा, पर भगवान ने उनके लिए ये किया, ऐसे बताया जाता है। ये भी सच्ची घटना है कहते हैं। हाँ। तो ये तो मतलब अगर हमारे संतों को देखा जाए तो बहुत सारी दैविक स्टोरी सुनने को। तो एथिस्ट के बारे में आपको क्या कहना है? एथिस्ट लोगों के बारे में क्या कहना, जो भगवान में नहीं मानते? मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी की भगवान पर श्रद्धा है तो उसकी श्रद्धा का किसी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल बराबर। वो उसकी श्रद्धा है तो उसको उसका फल मिलता है। जो भगवान को मानता है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जो नहीं मानता उसका भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मीन्स जिसका जो आइडियोलॉजी है वो उसके हिसाब से चीजें करता है। अगर जो भगवान को मानता है उसका कुछ अच्छा होता है तो वो भगवान को बोलता है कि मैं
आपकी वजह से हुआ। जो नहीं मानता वो बोलता है कि मैं मेरी वजह से। तो 1 मई महाराष्ट्र डे ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेबर डे भी है। तो मैम ये इंटरनेशनल लेबर डे का क्या सिग्निफिकेंस है? क्यों क्यों ये दिन क्यों मनाते हैं? इसका कुछ यस हुआ था इवेंट? यस एक लेबर यूनियन का मूवमेंट हुआ था कहाँ पर? यूरोप में। ओके, यूरोप में। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर डे इसी के बारे में मनाया जाता है। उन्होंने डे का 24 आवर्स रहते हैं दिन में, तो 8 8 8 ऐसे 3 स्लॉट्स में डिवाइड करके उन्होंने बताया था। इसका नाम रखा था 8 आवर डे मूवमेंट करके। तो ये 8 आवर शिफ्ट, 8 आवर जॉब और ये सब क्या ये उसी से चालू हुआ है? ये जो 8 आवर्स का जो आप बोल रहे हैं रेवोल्यूशन वाली बात है, हाँ, शायद उसी का आगे कंटिन्यू तो वो किया फॉर्मेट किया गया। गया कि 8 घंटा काम को दो, हाँ, 8 घंटा फैमिली रेस्ट को दो और 8 घंटा नींद को, या जैसा रेस्ट भी उसको कहा रेस्ट जाए। करो। यस तो ये मतलब 1 में बहुत एक सिग्निफिकेंट डे है हमारे आज की डेली लाइफ में भी वही राइट चीज़ एप्लीकेबल है। राइट राइट, तो इट्स नॉट ओनली महाराष्ट्र डे, वर्ल्ड लेबर डे भी है। यस मैम अभी आजकल हमारे देश में ना फ्रीबीज का बहुत ट्रेंड चालू है। राइट पता नहीं शायद केजरीवाल जी ने चालू किया, किसने। अभी इलेक्शंस आते हैं तो लाडली बहन योजना या ये वो दुनिया भर ये लो पैसे लो फ्री में लो। आई थिंक वोट्स को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए सारे आ रहे हैं, जो भी नए नए ये चीज़ें आ रही, प्लान्स आ रही है। तो ये जो फ्री भी बट रही है, ये देश के लिए सही है क्या आपके हिसाब से? ये फ्रीबीज जो है वो इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है। एक्चुअली क्या होता है, जब मंदी रहती है, ठीक है, मैं अभी फ्रीबीज का इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या होता है ये बताता हूँ। अगर हमने कोई योजना फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर दी, लोगों को पैसे देना हमने शुरू कर दिया, तो लोगों के खाते में पैसे आ जाएंगे अकाउंट में। जैसे कि महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना है, पीएम किसान योजना है केंद्र सरकार की। तो ऐसे जो स्कीम रहते हैं, इससे लोगों के अकाउंट में पैसे आते हैं। लोग वो पैसे कहाँ खर्च करते हैं, तो उनको जो चीज़ें चाहिए उन पे वो खर्च करते हैं। Right. ठीक है, अभी महाराष्ट्र की आधी पॉपुलेशन के पास अगर पैसे आ रहे हैं, फार्मर्स और वुमेन्स, तो वो उनको जो चीज़ों की ज़रूरत है वो लेने के लिए जाएगी। वो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से उन चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से लोगों को रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलने से लोगों को घर में फिर से पैसा जाएगा, फिर से लोग चीज़ें खरीदेंगे, फिर से प्रोडक्शन और बढ़ेगा। तो ये जो फ्री बीज का कंसेप्ट है वो कब लागू होता है? जब इकोनॉमी में डिप्रेशन रहता है, मंदी रहती है, तब ये कंसेप्ट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अच्छा होता है। बट जब इकोनॉमी की कंडीशन ठीक ठाक है, ओके, तब क्या होता है? तब प्रोडक्शन बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है शुरू में। ये साइकिल जब रिपीट होने लगती है, लोगों के खाते में, अकाउंट में पैसा आता है, लोगों का रोजगार मिलता है, इसलिए लोगों के घर में भी पैसा आता है, इससे चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है, और ये डिमांड से इन्फ्लेशन होता है, और वो इन्फ्लेशन से चीज़ें महंग हो जाती है। ये जो इफेक्ट जो है वो आज हम महाराष्ट्र में देख सकते हैं, या पूरे इंडिया में देख सकते हैं। अब जैसे लाडली बहन योजना अभी जो आया, तो आपका कहना है कि इससे बेनिफिट ये होगा कि उनको पैसे मिलेंगे, वो पैसे बाहर अगर स्पेंड करेंगे तो एक तरीके से हमारी परचेजिंग पावर सबकी बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं डेट तो क्रिएट हो रहा है, यस, और कोई ना कोई तो इसका पे तो कर रहा है। हम सुनते हैं ना, दुनिया में कुछ फ्री नहीं है। अगर आपको फ्री मिला है, इसका मतलब किसी ने कहीं ना कहीं उसका पे किया है, किसी ने, यस चाहे वो सामान हो या खाना हो या कुछ भी हो। तो ये चीज़ का आप बैलेंस, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि इकोनॉमी, तो मेरा ये भी मानना है ना कि आप इंस्टेड ऑफ लोगों को पैसा देने के बजाय आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दे सकते थे। लेकिन मालूम है इसमें ग्लिच क्या है मैडम? आप जॉब देंगे तो लोगों को जॉब नहीं करना है। क्योंकि अगर हम लाडली बहन योजना में ये बोलते हैं कि हम 2100 1500 हर महीने दे रहे हैं, लोग वो बहुत ग्लैड होकर ले लेंगे, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है, वो खर्चा है। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं ना कि मैं आपके गांव में एक छोटा सा मिल खोल देती हूँ, और यहाँ पे आप 100 महिलाओं को जॉब मिलेगा, 100 महिलाओं को यहाँ 6 घंटा जॉब करना है, और इतनी तनख्वाह जो मिनिमम रहे या मैक्सिमम वेजेस रहे वो मिलेगी। आप खुद देख लेना कितने लोग जॉब करना चाहते हैं। वही है ना, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। अगर जॉब मिलेगा तो जॉब कंटिन्यू चलेगा, ये स्कीम कंटिन्यू नहीं चल सकती। देखिए, हम लोगों आप क्या कह नहीं एक सकते। इंग्लिश स्टेटमेंट है ना, डोंट फीड अ मैन, यस टीच अ मैन टू फिश। डोंट Yes. फीड अ मैन फिश, मतलब इंसान को मछली मत दो पकड़ के, उसको मछली का शिकार करना सिखाओ। अगर हम फ्रीबीज बांट रहे हैं तो अल्टीमेटली हम एक ऐसे पॉपुलेशन को डेवलप कर रहे हैं जो कल को हक से मांगेगी,
क्योंकि आपने नोटिस किया कि एक बार हमको अगर फ्रीबी लेने की आदत हो जाए, चाहे अपने माँ बाप से या सरकार से या अपने स्कूल से, तो हम उसको एक हक से मांगते हैं कि ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है फ्रीबीज लेना। जबकि अगर हम इकोनॉमिक्स पे बात करें तो वो गवर्नमेंट भी डेट में जा रही है। आज अगर हमारे यहाँ लाडली बहन योजना हुआ है तो गवर्नमेंट अभी बहुत सारे इसमें कट्स भी कर रही है, बहुत लोगों को डिस्क्वालीफाई करेगी। रीजंस ये भी है कि वादे तो बहुत हो जाते हैं लेकिन बाद में पे भी तो करना पड़ेगा। और ये पेमेंट्स आप लाडली बहन योजना के जो पेमेंट्स करते हैं तो फिर आप इसका पैसा कैसे निकालते हैं? आप बहुत कामली बिजली बढ़ की यूनिट्स का रेट Right. बढ़ा देते हैं, आप हर चीज को स्लोली थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर था उसी पे बर्डन आया। जो आपने फ्रीबीज को दिया उन पे कोई बर्डन नहीं था, अब आपने उनको आदत भी लगा दी फ्रीबीज की। अब अगर आप 3 साल देके नहीं दोगे तो अब नया प्रॉब्लम चालू होगा कि भैया बंद क्यों किया, या तो दो ही मत या तो देना चालू किया। आपका कहना है ये इकोनॉमी को हेल्प करता है, डेफिनेटली, बट अगर हम ये सोचे कि पैसा रोटेट हो रहा है, लोग बेच रहे हैं तो परचेजिंग पावर बढ़ रही है, जॉब क्रिएट हो रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। टेक्निकली हमको कभी कभी घूमना चाहिए कि कितने लोग जॉब करना भी चाहते हैं। मैंने तो नोटिस किया मेजोरिटी ऑफ पीपल जो कैमरा पे और ऐसे हाई हाई कर रहे हैं कि जॉब नहीं है, वो जॉब के लायक भी नहीं है। नहीं। आप उनको काम नहीं दे सकते, उनके कंप्लेंट्स कि- रहते हैं, उनके पास बहुत सारे बहाने रहते हैं, फिर उनको ओटी के बारे में पता होना, उनको बोनसेस क्या है, फेस्टिवल की कितनी छुट्टियां मिलेगी। तो क्रिप भी वही लोग कर रहे हैं जिनको कि लोग जल्दी हायर नहीं करना चाह रहे हैं। आप लोग भी एक्सपीरियंस्ड है, हम भी एक्सपीरियंस, हमारे व्यूअर्स भी एक्सपीरियंस्ड है। हम खुद देख रहे हैं कि जो आदमी केपेबल है उसको तो कंपनी डबल डबल सैलरी दे के उठाना चाह रही है, दूसरे कंपनी से लोग को छीना जा रहा है, बीट मेल फीमेल लोगों को, क्योंकि जो वैल्यूएबल है सोसाइटी उसको छोड़ना ही नहीं चाह रही है ना। लेकिन बहुत सारे कंप्लेन्स भी वही करते हैं जो कि जेन्युइनली काम के मूड में उनको कंप्लेन नहीं करना है, उनको जॉब नहीं करना है। मीन्स फ्रीबीज आप कब देते हो ये मैटर करता है। हाँ, तो आपका एक चीज सही लगा कि ये जो टाइम था, ये इस योजना का टाइम नहीं था। हम इकोनॉमिकली इतना भी इस सिचुएशन में नहीं Strong थे। नहीं है। अब बेसिकली अगर आपने इकोनॉमिकली किया हो तो समझ में आता, आपने ये वोट बैंक के लिए किया। यस, Right. अभी एक क्या होता है, इलेक्शन से पहले एक पार्टी डिक्लेयर कर देती है हम 1,500 रुपए लेंगे, तो दूसरी पार्टी अगर डिक्लेयर नहीं करती तो वो हार जाएगी। वो तो डेफिनेटली हारेगी। हाँ, तो हो सकता है कॉल को दूसरी पार्टी बोले हम 2.5 देंगे, हाँ, हो सकता है तीसरी पार्टी बोले हम 5100 देंगे। तो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर ही मर रहा है ना, मर तो टैक्स पेयर रहा है, क्योंकि हमारे देश कभी नहीं बोलती है कि ठीक है हाँ ये पैसा गवर्नमेंट। हम बोल रहे टैक्स पेयर मर रहा है पर जो पैसे लेते हैं वो भी मर रहे। अभी क्या होता है कि पीएम किसान स्कीम में सरकार क्या करती है, 6,000 रुपए 3 कि- पार्ट में किस्तों में किसान को देते हैं, 2,000 करके। अभी जो यूरिया मिलता है उसका अगर रेट 500 है तो उसको 800 कर देना है। हाँ तो फिर एक हाथ से एग्जैक्टली देने का, दूसरे हाथ से और ले लेने जितना का, देते हैं डेफिनेटली। उसमें से खर्चा उतना होता नहीं। देखो। जैसे कि जब से वो लाडली बहन योजना शुरू कर दी तब से आप राशन के भाव देखो, ऑयल से लेकर, ऑयल का एक पैकेट से लेकर महंगाई बढ़ गई थी। मैडम 1,000 रुपए 2,000 रुपए जो आप बोल रहे हैं ना, अगर एक किसान के पास 5 एकड़ लैंड है जहाँ वो खेती करता है, उसका तो एक हफ्ते से ज्यादा का खर्चा 2,000 के ऊपर रहता है मैडम। उसके पास उसकी बाइयां रहती है, लेबर रहते हैं, Right. और ट्रैक्टर रहता है, डीजल रहता है। तो ये तो बहुत अच्छा है कि और लोगों को दिखाना कि एक हाँ रिलीफ साथ- दे रहे हैं, बट वो रिलीफ काम कितना काम का है उनके। और एक साथ 2-3 फ्रीबी आप चालू रखते हो, जैसे लोन वेवर्स का शुरू है और लाडली बहन शुरू किया है, तो एक फ्रीबी का दूसरे पर इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप देकर भी कितना दे सकते हो ना, एक लिमिट है। आप अभी देखा जाए तो महाराष्ट्र बहुत ज्यादा डेप में है, तो यही है ना, रीजन वही है ये ना, वही क्योंकि हम सारी फ्री का कमिटमेंट कर रहे हैं। आई थिंक देश को जरूरत नहीं थी उसकी, क्योंकि अगर ये बोला जाए कि हाँ फ्री भी दे दो और वोट ले लो तो समझ में आता है, शॉर्ट टर्म प्लान समझ में आता है, बट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हम पे हो सकता है, क्योंकि हम एक ऐसी पॉपुलेशन को तैयार कर रहे हैं जो पॉपुलेशन अगर 2-3 साल फ्री में खा ले तो वो फिर छोड़ना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि वो एक आदत लग जाती है। और उनका एक ये होता है कि अब हमारा हक है, हमने आपने दिया और आपने इतने दिन दिया, अब आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका और है। बंद भी होगा तो अगले इलेक्शन से पहले वापस चालू हो जाएगा। जैसे कि पूरा पाकिस्तान कर्ज लेके ही पूरा सर्वाइव करता है, बिल्कुल। एड पे ही पूरा पाकिस्तान चलता है। हम लोग लाडली बहन योजना की बात करते हैं, लेकिन फिर हम लोग डेट्स की बात क्यों नहीं करते हैं? टीवी पे ना कोई डेट्स की बात होती है, ना इंटर स्टेट के क्या प्रॉब्लम्स है, किसके कितना क्या सेंटर के साथ इश्यूज है, कुछ बात नहीं होती। आजकल तो कोई चैनल भी खोलो तो सिर्फ कम्युनल इश्यूज ही दिख रहे हैं,
सिर्फ ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर का, यही दो न्यूज़ के स्क्रीन पे दो ही कलर दिखते हैं। कभी चाहे वो ये सिटी हो वो सिटी, अभी तो ऑल ओवर इंडिया सिर्फ कम्युनल डिसबैलेंस ही दिख रहा है मुझे, वही है ना, मीडिया इकोनॉमिक्स पे बात ही नहीं होती। मीडिया को हम डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर कहते थे, पर अभी कुछ साल से वो रहा ही नहीं है। लाइक मीडिया भी बायस्ड हो गई, या मीडिया जो दिखाना चाहती है वही बेसिकली हाँ, दिखाएगी। थैंक यू, आपने जो बोला दिखाना चाहती है, क्योंकि हम लोगों को दृश्य मतलब फोकस करा के सब लोगों को अटेंशन कहीं और कर देते हैं, और काम क्या चल रहा है उसके बारे में सबसे किसी अच्छा एग्जांपल है कोविड के टाइम पे, जब चल रहा था डेली कोविड के डेली न्यूज़ेस, लोग डिप्रेशन एक टाइप का न्यूज़ देख देख के लोग घबराहट भी बढ़ती घबराहट जा रही है। हाँ, बढ़ रही थी। इतने मर रहे हैं, इतने मर रहे हैं। बाद में एक निसर्ग करके साइक्लोन आया था, हाँ, तभी उसी टाइम में। तो जब वो 2 दिन साइक्लोन का दिखा दिया, पूरा 2 दिन कोविड का कुछ नहीं दिखाया, साइक्लोन का ही दिखाया, तो लोग मेंटेलिटी मूव हो गई। सो यही है ना, आप जो दिखाओगे वही लोग दिमाग में वैसे ही रिएक्ट रहेगा, करेंगे, वैसे बिल्कुल। रिएक्ट करेंगे। तो आजकल मीडिया भी डेफिनेटली कंट्रोल्ड है कि हम लोगों के मन में क्या चीज डाल के रखना है और किधर फोकस रखना है, वो वो मीडिया मीडिया डिसाइड डिसाइड करती है। करती है। मीडिया बायस हो चुका है, और जो जर्नलिस्ट है जो बायस नहीं, वो अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। बट यूट्यूब, ये तो अच्छी बात हुई ना, यूट्यूब का ना हमारे लिए तो अच्छा रहा, यस। क्योंकि एटलीस्ट अब वॉलंटरीली जो एटलीस्ट बहुत सारे जेन्युइन जो हमको न्यूज़ मिलती है, वो एक छोटे छोटे चैनल से मिलती है जो वहाँ भी जाके ग्राउंड रिसर्च कर रहे हैं, राइट। ना कि ये कमर्शियल न्यूज़ चैनल्स। कमर्शियल न्यूज़ चैनल्स भी सारे बड़े बिजनेसमैन के हैं, एंड वी ऑल नो कि बड़े बिजनेसमैन के अपने अफिलिएशंस होते हैं, अपने कमिटमेंट्स होते हैं, तो उनको भी ये इमेज चेक करना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक को क्या दिखाना है। तो मीडिया टोटली हमारे यहाँ एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। दूसरा है, हमारे यहाँ फ्रीबीज की भी चीज़ें चालू हो गई, स्टेट्स डेट में जा रहे हैं, एमपी में भी हुई हुआ, महाराष्ट्र में भी हुई हुआ। अब ये वायरस शायद केजरीवाल जी ने दिल्ली से चालू किया, कहाँ किया, क्योंकि बहुत अफसोस की बात है कि केजरीवाल जी के इलेक्शन के पहले कहीं भी हम लोग फ्री की बातें इंडिया में नहीं सुनते थे ज्यादा कि नहीं। चलो कौन फ्री बांट रहा है। वो केजरीवाल जी ने जब से बिजली और ये वो फ्री चालू किया, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स ने ये दूसरे स्टेट के अडॉप्ट किया कि हम भी बिजली फ्री देंगे, हम भी पानी फ्री देंगे, क्योंकि उनको लगा ये विनिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये विनिंग स्ट्रैटेजी है, लोग बट भी ये कंपेयर प्रोग्रेसिव करने लगते स्ट्रैटेजी हैं। नहीं है, इससे देश आगे नहीं जाएगा। वो आप वोट जीत सकते हैं, आपकी पार्टी पावर में आ सकती है, बट एज अ कंट्री आप फिर आगे नहीं जाने वाले हैं इसमें, क्योंकि टू मेनी डेट्स, टू मेनी ये फ्रीबीज और ये। अब अगर इस तरीके से पूरा देश ही चलने लग जाए कि बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, तो ये तो हम नॉर्मल सिटीजन को ये समझना पड़ेगा लेट होने के पहले कि ज़्यादा फ्री भी मांगना भी गलत है, क्योंकि कोई ना कोई तो पे कर रहा है। तो जो पे कर रहा है वो डैमेज हो रहा है, और जो पे कर रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इकोनॉमी का। अगर कोई कोविड लाइक जो सिचुएशन है तो ये फेयर है कि ठीक है, अभी बिल्कुल ये बिल्कुल, अभी सबको सबको जरूरत जरूरत है। है, हाँ, इस टाइम पे कोई कुछ या कर नहीं इकोनॉमिक सकता, डिप्रेशन आ जाए। डिप्रेशन आ जाएगा, हाँ, तभी जो टैक्स पे है उसको कुछ नहीं मिलता। टैक्स पेयर को कुछ नहीं मिलेगा, और सबसे मतलब सैड बात यह है कि मिडिल क्लास, जिसका एक पैसा भी काले का नहीं रहता है, जिसका एक पैसा छुप भी नहीं सकता, उसकी पूरी क्लीन टैक्सेशन होता है। और अमीरों का तो आपको पता है टैक्स इविजन के बहुत सारे तरीके हैं, तो वो भी है। फिर जीएसटी के इश्यूज है, 18% आप अगर बाइक्स कार्स लेते हैं तो आई हर्ड 18 या 28 है, बट इफ यू बाय अ चार्टर प्लेन तो 3% है। तो आई थिंक ऑन द कॉन्ट्ररी गवर्नमेंट शुड आस्क चार्टर प्लेन वाले से 18%, क्योंकि दे कैन अफोर्ड इट। जो आदमी एक चार्टर प्लेन अफोर्ड कर सकता है वो 18% का जीएसटी उस पर अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि अगर एक मिडिल क्लास भी एक बिस्किट पे अगर जीएसटी पे कर रहा है तो इसका मतलब है आप वो अफोर्ड कर सकता है, तो आप उसके जेब से निकाल रहे हो। सो ये भी तो हमारे यहाँ बहुत सारा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जिसके कारण के ये हम भी एजुकेशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, हम पर भी ये 18% जीएसटी लगता है। बिल्कुल 18% जीएसटी भी लगता है, और आप इवेड भी नहीं कर सकते, आप कुछ उसमें गलत भी नहीं दिखे, तो नहीं काला चिट्टा कुछ नहीं है। नहीं आपका पूरा पैसा गवर्नमेंट के मॉनिटरिंग में है, कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पीएफ क्या कट रहा है, सारा इवेजन ऊपर है, और नीचे तो टैक्स ही नहीं है। तो आखिरी में अगर आप फ्रीबीज बांटे, कोई भी बांटे, तो यहाँ का जो 5% रिच क्लास है उसको अफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट यहाँ का मिडिल क्लास को ही पड़ना है। तो ये भी तो हमको एज अ नेशन भी समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो कुछ सालों से जो फ्रीबीज का चालू किया है, कहीं ना कहीं इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गलत रास्ते पे हम अब जा रहे हैं। एक दिन इससे बहुत कर्जा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, तब शायद कर्जा भी बढ़ जाएगा और मांगने वाले भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको देने की आप आदत लगा रहे हैं, तो मांगने वाले भी बढ़ जाएंगे। एक तो सभी पार्टी को मिलके इस पर डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो एक अच्छी पार्टी होगी वो डिसीजन लेती होगी कि हम बंद कर देंगे, तो दूसरी पार्टी होगी हम अगले इलेक्शन में आपको दे देंगे। इन्होंने वही है ना, सब हाँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम यही है। पॉलिटिकल एजेंडा सही। राइट।
आई थिंक केजरीवाल जी ने शुरू किया, उनके पहले तो आई डोंट थिंक किसी स्टेट ने ऐसा निकाला था कि लोन वेवर्स वगैरह लोन वेवर्स तो नॉर्मल है, किसानों के लिए होना भी चाहिए, बट इस तरीके से कि आपकी बिजली फ्री है, पानी फ्री, आई थिंक केजरीवाल जी ने ही ये चीज लेके आया कि यहाँ सब फ्री रहेगा। केजरीवाल जी का कंसेप्ट क्या था कि दिल्ली के लोग जितना टैक्स पे करते उसका 10% भी दिल्ली वाले लोगों को मिलता नहीं है। Okay. कंसेप्ट ये था कि जो टैक्स पे करते हैं वैनिटी और फैसिलिटी वाइज उनको उतना रिटर्न में नहीं मिलता। हाँ, तो उसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। ओके। हाँ, मीन्स दिल्ली कहा जाए तो पूरा अर्बन एरिया है, और अर्बन एरिया में बहुत सारे टैक्स पेयर तो होंगे ही, तो उनका टैक्स का पैसा उनको मिल नहीं रहा था, उनका कुछ बेनिफिट्स मिल नहीं रहा था, इसकी वजह से वो शुरू होता। तो उनको बेनिफिट दिलाने के लिए कुछ चीजें उनके वेव ऑफ किया गया। यस, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, स्कूल्स अच्छे के, तो उनका काम एक अच्छा था, पर वो उसका एक दूसरे रास्ते चले हाँ, गए, राइट। उसका एक अलग इम्पैक्ट। अभी उन्होंने क्या किया, स्कूल बनाया मुफ्त, हॉस्पिटल बनाया मुफ्त, पर ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पैसे डाल रहे अकाउंट में, ये गलत है। अगर सरकार ऐसा चीजें करती है कि स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, ये उनका काम है, अगर उन्होंने ये किया तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट सोसाइटी पे होगा। Right. अगर डायरेक्ट आप लोगों को पैसे डालोगे तो उसका नेगेटिव बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो अभी मैं म्यांमार का कुछ सुनने में आ रहा है, म्यांमार को इंडिया का पार्ट कर दूं, क्या ये रूमर से क्या चल रहा है, इसके बारे में बताइए तो। म्यांमार का भारत के लिए एक अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे कि इंडिया के जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम म्यांमार की तरफ देख रहे हैं। अभी बांग्लादेश के जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, तो वो चीन में जाके बोल रहे थे कि वी आर द गार्डियंस ऑफ बे ऑफ बंगाल। ओके। हाँ, तो आप इधर आ जाइए, आप इधर पोर्ट्स बना लीजिए, तो उसकी वजह से इंडिया जो है वो अल्टरनेट रूट ढूंढ रहा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, और उसकी वजह से म्यांमार से हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे। अभी भूकंप आया था म्यांमार में, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, भारत ने बहुत सारी हेल्प की है म्यांमार की, तो म्यांमार की तरफ भारत एक अच्छा आलाय करके देख रहा है। तो म्यांमार से आप चाइना पे आते हैं, चाइना में भी अभी सुना जा रहा है कि बहुत सारे जो स्मॉल आइलैंड्स है उसको वो कन्वर्ट कर रहा है पोर्ट में, और लॉट ऑफ जैसे पर्ल हार्बर टाइप, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वगैरह। ट्रू स्टोरी है कि मतलब ऑल ओवर इंडिया, मतलब हर पेरिफेरी को वो मतलब कवर करते ये जा रहा है। ट्रू स्टोरी है। लाइक चाइना क्या कर रहा है कि छोटे छोटे आइलैंड्स है, वहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज भी होंगे, तो उनको कर्जे में लोन दे रहा है। दे क्या? लोन दे दे के इतना डेब में डूबा रहा है कि एक मोमेंट पे उनको पैसे वापस करना पॉसिबल नहीं होता, ही तो नहीं है। फिर चाइना बोलती है हमें दे दो ये आइलैंड। तो पूरा भारत के अराउंड, इंडिया के अराउंड एक चेन बना रहे हैं कि हर जगह से भारत को घेर देंगे, तो आगे जाके कुछ भी वॉर होगा या कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी तो इजी रहेगा चाइना के लिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो पूरा है इंडिया का, जो हमारा कोस्टल बाउंड्री है, पूरा तो घेर लिया है। तो मैम अब जब चाइना पे इतनी बात हो रही है, तो चाइना तो इफ यू गो बैक 1900 के पहले, तो चाइना बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल अफेयर्स में तो इन्वॉल्व नहीं होता था। चाइना हैज़ ऑलवेज बीन इंटरनल अफेयर्स में, चाहे वो उनके इंटरनल वॉर्स रहे, 3 किंगडम के वॉर्स रहे, बाहर के इन्वेजन, मंगोल इन्वेजन के लिए ही सबसे ज़्यादा पीड़ा भी उनको ही हुई। तो इसलिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बनाया गया, पूरा इन्वेजन को ही रोकने का सबसे बड़ा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो बनाया गया। तो अगर हम उनकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिखता है कि चाइना वॉज ऑलवेज मोर अबाउट अपना देखना, अपने अंदर रहना। ये चाइना का कैरेक्टर कब चेंज हुआ? जब चाइना को लगा कि नहीं, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी लीडर इन द वर्ल्ड और हमको वी मैटर। बिकॉज आई हैव हर्ड कि एक बहुत बड़ा लेसन जो नैनकिंग मैसेकर हुआ था, जापानीज समुराइज ने जो वहाँ मैसेकर किया था, तो इनको ये रियलाइज हुआ कि हम लोग कितने डिफेंसलेस है। अगर हमारा एक छोटा आइलैंड जापान भी अगर एक बैड इंटेंशन हमारे अगेंस्ट रख ले, तो वो तो आई थिंक दे किल्ड मोर देन 1 मिलियन पीपल एक रात को, मैसेकर था नैनकिंग में। क्या मैम वॉज नैनकिंग मैसेकर एक बहुत बड़ा रीजन उनके मेंटालिटी शिफ्ट में, कि उनको ये कब रियलाइज हुआ कि हमको भी अब अग्रेसिव होना चाहिए वर्ल्ड में? चाइना का एक लीडर था माओ जेडंग करके। ओके। हाँ, तो उन्होंने चाइना को मीन्स उन्होंने एक बेस क्रिएट किया। हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं?
हम चाइना राउंड अबाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस, अच्छा यानी 1950s के आसपास की बात है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो चाइना एक साम्यवादी कंट्री मींस कम्युनिज्म की तरफ चला गया था। Right. कम्युनिज्म में जो फार्मर्स है और जो वर्कर्स है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो चाइना ने धीरे धीरे खुद को एज अ वर्ल्ड फैक्ट्री की तरह डेवलप करना शुरू शुरू। कर दिया। अगर कोई चाइना ने प्रोडक्शन करता है, चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। Okay. बाद में इंडिया ने भी उसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अपनाया था, इंडिया ने भी शुरू किया था। ओके तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, अगर कोई कंट्री की कंपनी चाइना में आके प्रोडक्शन करेगी तो उस कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स होगा तो कम होगा। इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां चाइना में आ गई। अट्रैक्ट किया बहुत सारे इन्वेस्टर्स को। हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया, बहुत सारे सुविधाएं दी गई। बिल्कुल फैसिलिटीज दी गई जिसके कारण वो अट्रैक्ट हुए हुए। हाँ, बिल्कुल जैसे कि हम अभी देख सकते हैं कि एप्पल अभी चाइना से इंडिया आ चुकी है, ठीक। टेस्ला चाइना में है। बहुत सारी कंपनी जो है यूरोप की, यूएस की, वो चाइना में है। तो चाइना जो था वो फैक्ट्री की तरह काम कर रहा था और वो काम कर करके इतना पावरफुल हो चुका है। अभी हम देख सकते तो काम करते करते उसको रियलाइज हुआ कि हम लोग भी अब हाँ, वी कैन कॉल आवरसेल्फ Super सुपर पावर। हाँ हाँ, वो चाइना में कैसा है, वन पार्टी लीडरशिप है। हाँ पूरा वो कम्युनिस्ट पार्टी वन पार्टी लीडरशिप है और उसका जो लीडर होता है वो उनको अच्छे लीडर एक के बाद एक के बाद एक के बाद मिल गए। जैसे अभी शी जिनपिंग है, तो उन्होंने बेसिकली नेशनलिस्ट लीडर्स मिले जो अपने देश के लिए मतलब अच्छा सोचे हाँ, जिन्होंने। अभी डेमोक्रेसी में कैसा होता है कि 2 पार्टीज 3 पार्टीज 4 पार्टीज हमें दिखाई देती है, पर इसका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट रहता है। जैसे कि लोगों को डेमोक्रेसी में फ्रीडम रहता है, पर कभी कभी पार्टीज की नीति के बदौलत क्या होता है कि देश कभी कभी पीछे भी चला जाता है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अब हम फ्री बीच के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल पर चाइना में वैसा नहीं, वन पार्टी वन डिसीजन है, सब पे रूल सेम लागू है। ठीक है, तो उसकी वजह से चाइना आज इतना दूर गया है। उन्होंने कुछ भी फॉरेन की चीजें अपनाई ना, जैसे कि हम अब नेटफ्लिक्स हम देखते हैं, चाइना का खुद का एक नेटफ्लिक्स का एक अलग वर्जन। हम यूट्यूब देखते हैं, चाइना का खुद का एक अलग यूट्यूब। बेसिकली हमारे यहाँ तो आज हम जो भी लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं मेजोरिटी ऑफ आइटम्स हम पहले इंपोर्ट कर रहे थे, जो हम अब प्राउडली हम खुद बनाना चालू Make किया। in India. बिल्कुल, आज भी हम डायरेक्ट चाइना से नहीं भिड़ सकते, क्योंकि आज भी हमारी बहुत सी इंडस्ट्री जो है वो चाइना पे डिपेंड है, बिल्कुल बहुत सारी चीजों के लिए। रॉ मटेरियल्स के लिए रॉ बहुत सारे मटेरियल से एक लो अर्थ मिनरल्स करके रहता है, क्रिटिकल मिनरल्स करके, तो वो टेक चीज़ों में बनाने के लिए यूज़ होता है। तो उसके लिए भी हम चाइना पर डिपेंड है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम चाइना को डायरेक्ट क्यों नहीं लड़ते हम चाइना से, तो उसका रीज़न यही है कि बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी हम डिपेंड, है। और ये डिपेंडेंसी जब खत्म नहीं होगी तब तक हम खुद से तो वॉर नहीं स्टार्ट खुद से तो वॉर नहीं स्टार्ट कर। तो अगर अब सिचुएशन के हिसाब से बात करते हैं कि करंट सिचुएशन में अगर वॉर छिड़ जाती है तो इज इंडिया केपेबल इनफ टू डिफेंड इटसेल्फ अभी आज के डेट में? अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो चाइना बहुत एडवांस है। मीन्स हमारे पास 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट है, राफेल हमने जो फ्रांस से खरीदे हैं। बिल्कुल चाइना के पास 5th जनरेशन के है और 6th जनरेशन की अभी टेस्टिंग शुरू है। ओके वो भी अगले कुछ सालों में आ जाएंगे चाइना के पास। पर हमारे पास एक बेनिफिट है, वो है कि हमारे जो आर्मी है उनको लड़ने का एक्सपीरियंस है। जैसे कि हमने पाकिस्तान से 3 वॉर हुए, पाकिस्तान से, चाइना से 1 वॉर हो चुका है हमारा, और हमारे जो सैनिक है उनको हाई टेरेंस और माउंटेन्स में लड़ने के एक्सपीरियंस, यह हमारे लिए बेनिफिट है। हाँ, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भारी पड़ सकता है। और वैसे भी किसी को इन्वेट करना मजाक नहीं है मतलब, और अब वैसे भी हमारा आई थिंक हमारा मोस्ट मिलिट्री बजट भी डिफेंस पे ही हम खर्च करते हैं, बिकॉज वी इंडियंस लाइक हमने कभी इन्वेजन के हिसाब से अपने आप को डेवलप भी नहीं किया। इसलिए वन ऑफ द मेन रीज़न है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट सबसे कम है, क्योंकि वी डोंट बिलीव इन ये थियरी कि हम किसी और कंट्री, बिकॉज इफ़ यू कंसिडर अगर आप इंग्लैंड को देखते हैं तो जैसे उनकी पूरी आज तक उनका जो चला है, तो इंग्लैंड के पास लैंड ट्रूप्स और सी ट्रूप्स बहुत कम है बट एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो बोलते हैं ना उड़ती हुई चिड़िया जाए अटैक करे घर आ जाए। तो दे वर ऑलवेज इन्वेडर्स,
और इंडिया, हम लोगों ने तो कभी ना अटैक की सोची, हम तो इनफैक्ट और दुनिया को बचाते हैं, इसलिए हमारा मोस्ट डिफेंस मतलब मोस्ट मिलिट्री बजट भी डिफेंस में ही जाता है। लाइक हम चीज़ें भी वही डेवलप कर रहे हैं जो हमें मोर देन ऑफेंस डिफेंस में हमारी कैपेबिलिटी को। हमारा खुद पहले से ही एक ये है कि हम खुद से नहीं कभी वॉर शुरू हाँ, करेंगे। अगर हमारा किसी ने- कल्चर है। हाँ, कल्चरली कि खुद से नहीं करेंगे, किसी ने शुरू कर दिया तो फिर छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। अभी जो एटॉमिक बॉम्ब है उसका जब से डिस्कवरी हुआ है तो उसका एक बेनिफिट क्या हुआ, कोई सामने से नहीं भिड़ता है। अब चीज़ें बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई, क्योंकि Yes. पता है कि कभी कभी एक बटन ही काफ़ी है पूरा हाँ। वॉर खत्म करने के लिए। हाँ, तो वो एक बात है। और हमको ऐसा नहीं चाहिए, नहीं हमें करंट सिचुएशन के हिसाब से हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पास 2 टाइप के, रशिया के पास है, चाइना के पास है, चाइना अभी पाकिस्तान को देने वाला है। तो करंट सिचुएशन के हिसाब से हमें वो चाहिए, क्योंकि 5th जनरेशन को के जो फाइटर प्लेन होते हैं उनमें स्टेल्थ होता है, जो 4.5 में नहीं है। 4.5 में नहीं है। 4.5 से कैसा अच्छा होता है कि वो छुप सकता है, वो ज़्यादा दूरी से हिट कर सकता है। अगर 4.5 का जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसको 100 किलोमीटर पास जाना पड़ेगा, तो 5th जनरेशन को 200 किलोमीटर से ही वो हिट कर दे। ओके, मीन्स ऐसा बेनिफिट बेसिकली हर चीज़ में एडवांस्ड है वो, उससे बेटर कैपेबिलिटी है उसकी। पर हमारे आर्मी को तो ये स्टेल्थ मोड भी आ गया 5th जन में, लाइक कैमोफ्लेज, वो हवा में गायब हो सकता है। हाँ, लाइक स्क्रीनिंग, क्या मिरर स्क्रीनिंग हो जाती है स्काई में वो? हवा में गायब होना इन द सेंस क्या, एक रडार रहता है प्लेन में। वो कैप्चर नहीं हाँ, हो सकता। रडार तो रडार में मतलब स्टेल्थ सिर्फ रडार के नॉलेज पे, कि आई साइट से भी स्टेल्थ में जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, आई साइड मतलब आप उनको, यानी वो रडार में नहीं आ रहे, आप कैप्चर लोकेट नहीं कर पा हाँ, रहे हो पहले से उनको, आपको वो पता स्टेल्थ नहीं मोड है। चलेगा। हाँ, अभी वो दिखते तो 1 सेकंड के लिए दिखाई देगी। अगर 2 प्लेन है, स्पीड 500 बहुत- 700 1000 वो तो किलोमीटर, आए गिराए और चलेगा, हाँ। पता भी नहीं। 2-2 हजार किलोमीटर से ज्यादा उनकी स्पीड रहती है, तो कैसे मिली सेकंड तक दिख जाएंगे। पर सब कुछ रडार पे रहता है, इतना दूरी से प्लेन आ रहा है, आप इसको ऐसे हिट कर सकते हैं। तो और इसके अलावा अगर वॉर हो भी गया तो ऐसे नहीं कि इजीली कोई किसी को हरा देगा। बाकी सभी कंट्रीज भी है ना, तो वो भी अलायंसेज हैं, बहुत सारी alliances चीजें है, हैं। वो भी अभी आएगी। देख सकते सब हैं ऐड- रशिया का और यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ तो क्या लगा था 1-2 दिन में रशिया यूक्रेन को हरा हरा दी, खत्म हो जाएगा। आज भी युद्ध चालू ही है। चालू ही है। बिल्कुल। तो बेसिकली हम कितना भी सुपर पावर किसी को मान ले, किसी की लैंड को इन्वेट करना मजाक नहीं है, चाहे वो कितना भी कितना कमजोर हो भी- आपसे। अभी चाइना भी इतना पावरफुल है, पर वो छोटे से ताइवान को इन्वेट नहीं कर सकते, नहीं करने कर से सकते। नहीं कर सकता। बिकॉज ताइवान को अभी तो आई थिंक इन्वेट करना तो सीधा वर्ल्ड वॉर 3 करना, Yes. क्योंकि अमेरिका तो किसी एंगल से ताइवान को छोड़ने वाली नहीं ताइवान ने एक पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी करके एक बनाई है। है। पोर्क्यूपाइन, लाइक पोर्क्यूपाइन, व्हाट टच और कांटे चुभ जाएंगे Yes, yes, yes. ऐसे। वो जो पोर्क्यूपाइन रहता है तो कैसे रहता है कि जो स्ट्रॉन्ग कंट्री वो जाके अटैक करने में, दैट ओके, आई गेट हाँ। यू। बट जो ताइवान है उन्होंने क्या किया है कि मिसाइल डेवलप की है, अगर कोई आता है तो हम उसे हिट कर देंगे। ओके, उन्होंने अपना आयरन डोम वगैरह तो नहीं बनाया इसराइल जैसा? हाँ, उनका है ना एयर डिफेंस सिस्टम है ना। है क्या उनके पास? हाँ, अमेरिका ने उनको दिया है ना एयर डिफेंस तो सिस्टम। फिर तो वही होगा ड्रोन, क्योंकि वो जो आयरन डोम है वो भी तो अमेरिका का ही टेक्नोलॉजी है जो इसराइल को दी है। Yes. हमारे पास तो रशिया का है। यस, ये इसराइल इतना छोटा सा कंट्री हो गया इतना पावरफुल, इज इट बिकॉज द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑन प्लैनेट ज्यूज ही थे शुरू से, इसीलिए आज भी है, क्योंकि हेवीली इन्फ्लुएंस ये इसराइल जो चाहता है वो अमेरिका करता है? मतलब इसका रिलेशन क्या है यूएस एंड? मीन्स कैसा है कि सिचुएशन, इसराइल का जो लोकेशन है, आजू बाजू के जो कंट्रीज है, वो कभी भी इसराइल पर अटैक कर सकते हैं, ये उनको पता है। इसलिए सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने उनको ट्रेन किया है। बहुत सारे देशों में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। हमने तो इसराइल का भी पूरा सिस्टम ही देख लिया, मल्टीपल उन पे मिसाइल अटैक्स हुए, आयरन डोम ईरान ने भी किया, एंड देन पहले तो उसने किया हमास ने, तो ऑलमोस्ट 98-99% सक्सेस रेट है उसका। 1-2 मिसाइल घुस जाते हैं, बट अदर देन दैट, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। आई हैव हर्ड कि एवरी टाइम दे ट्रिगर द आयरन डोम बिलियंस ऑफ रुपीस के आसपास खर्चा होता है। मीन्स कैसा रहता है कि हमारे ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हम वैसा रिएक्ट करते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो हम रिलैक्स रहते हैं। वैसे ही इसराइल को पता है कि अगर हम चुप बैठे रहे तो बट आई कोई थिंक क्या है। हम लोग ना बहुत बुक वाली बातें कर रहे हैं, लाइक बिकॉज अगर हम अपने द इफ यू
मतलब अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो रॉथशाइल्ड फैमिली जिन्होंने कंट्रीज को लोन दिया, मतलब हम बड़े लोगों के जो आज हमको दिखेंगे भी नहीं, तो ये ज्यूज ही थे। अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंसर्स पुराने जमाने के, पावरफुल हो या पैसे से या पावर से, ज्यूज थे। द होल फनी थिंग मुझे ये लगता है कि इजराइल इतना छोटा होके भी, उतना कवर होके भी इतने कॉन्फिडेंस में इसलिए रहता है बिकॉज हम लोग उसको उतना ही, इजराइल इज नॉट दैट स्मॉल। हमको ये समझना पड़ेगा कि इजराइल इज मच बिगर देन दैट। इजराइल एक आइडिया है, वो लैंड तो सिर्फ दिखाने के लिए है कि ये लैंड है। और तो मैम आप लोग भी टीचर्स हैं, और अगर हम लोग, जब हम छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी की बात कर चुके हैं, तो हमें एक, आपको नहीं लगता हमें सावित्री बाई फुले जी की भी बात करनी चाहिए? क्योंकि वो भी एज फार एज आई वर्ड कि हमारे फर्स्ट फीमेल टीचर भी बोल सकते हैं। उनकी डिटेल बताइए, क्योंकि हमको उनके बारे में कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं गया है कभी। ओके, तो सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए फर्स्ट स्कूल जो थी वो महाराष्ट्र में ओपन की थी। फर्स्ट स्कूल फॉर फीमेल्स, यस, ओके। 1848 में की थी, पुणे में भिडेवाड़ा करके एक स्ट्रक्चर है, लाइक हाउस है, तो वहाँ पे भिडेवाड़ा में उन्होंने स्कूल शुरू की थी ओके, विथ उनके हस्बैंड थे ज्योतिबा फुले, उनके साथ मिलके दोनों ने मिलके लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया था। और तब समाज देखा जाए तो बहुत पीछे था, बहुत तो पीछे। उनको कि आप लड़कियों को पढ़ा रहे हो, आप महिलाओं को पढ़ा रहे हो, इस वजह से उनको बहुत ज्यादा हेटरेट मिला था। लोगों ने बहुत ज्यादा हेटरेट किया था, एक्सेप्टेंस नहीं आया। एक्सेप्टेंस नहीं किया था उनको। बहुत मतलब जो आज आंदोलन होते कुछ डालते मुंह पे, वैसे किया था उनको, कीचड़ उछलना वगैरह सब कुछ, मतलब उतना हेटरेट लोगों ने दिया था। फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें करना ही है। नॉट ओनली कि एजुकेशन के लिए, उन्होंने इवन कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी वो दोनों लड़े थे। ओके, जो दलित लोग हैं उनके उनके वजह से, उनको जब लोग कुछ छूना नहीं देते थे, जब पानी पीना नहीं देते थे, तो उन्होंने खुद के घर में जो उनका लाइक पानी पीने का जो ये स्टोरेज था, खुद हौद के कहते घर जिसको। का, उसको हौद कहते हैं मराठी में, तो खुद के घर का उन्होंने अवेलेबल करके दिया था कि आप हमारे घर से पानी लेकर जाइए, आप इससे पानी पी सकते हो। और जो बच्चा अनाथ थे उनको भी उन्होंने सो बेसिकली उन्होंने कास्ट को रिजेक्ट किया, यस, वुमेन एजुकेशन को एक्सेप्ट किया। Ex- इसका मतलब है वो अपने एज के लिए बहुत मॉडर्न थे, और उनको पता था कि यस, ये चीज़ें हमको, ये चीज़ें से देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। वुमेन एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक अपने 1848 की अगर हम बात कर रहे हैं, यस, तो अपने टाइम के लिए तो उन्होंने बहुत आगे का देख बहुत लिया था बहुत आगे। कि अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं सुधारेंगे तो आगे दशा कितनी खराब होगी। नहीं तो तो उनका और बहुत वो बड़ा रोल है फीमेल एजुकेशन में Yes. इंडिया में आज भी। फिर इसका मतलब श्योर श्योर, शी इज लाइक द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट इट। वो एक चिंगारी मारना उनका रहा। राइट। वो खुद भी, मतलब उनको भी कुछ आता नहीं था, उनको उनके हस्बैंड ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाया, महात्मा फुले ने उनको पढ़ाया, उसके बाद वो खुद पढ़ी, खुद पढ़ने के बाद दूसरों उनको को रियलाइज हुआ कि पढ़ाया। पढ़ने से मेरे में कितना यस, इम्प्रूवमेंट आया, तो ये हाँ, ये चीज दूसरों को भी मिलनी और चाहिए। सभी महिलाओं को उन्होंने, नॉट ओनली की लड़कियां, महिला, उन्होंने जो मतलब बूढ़े लोग थे उनको भी पढ़ाना और शुरू ये कर जो दिया, छूत अछूत और ये बोलते हैं, इसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट कर दिया। इस completely। पानी तक का पुणे जो था तब जो सार्वजनिक मीन्स पब्लिक प्लेस में जो वेल रहता है हाँ तो हाँ, उसमें से पानी नहीं दिया जाता था, ओके। इतना कास्टिज्म तक था, तो उन्होंने घर का वेल सबके लिए खुला कर दिया था, जो जिसको पीना है पिएगा। जिसको भी नहीं पी तो बेसिकली मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने एक्चुअल विजनरी लोग थे, उन्होंने आगे का देख लिया था कि यस, क्या चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट है लाइफ में। वेरी ट्रू। सावित्री बाई फुले जी के बारे में भी कुछ ज़्यादा हमें अवेयरनेस नहीं दिलाया जाता है एज अ फर्स्ट फीमेल टीचर Yes. जिन्होंने हमारे देश में, हमारे यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट लोगों को बहुत ज़्यादा ही एक एक तरीके से छुपाया गया है। Right. सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, इन्होंने जो कार्य किया है तो उसको आगे बढ़ाने का काम शाहू महाराज ने किया है, हाँ, हाँ। कोल्हापुर के जो है। हम्म, और शाहू महाराज का काम जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं आगे बढ़ा है, आगे बढ़ाया। बिल्कुल। तो वो चल रही है, वो लेगेसी है, वो कोई ना कोई आ रहा है जो उसको कंटिन्यू कर रहा है। यस, वेरी नाइस। वैसे बात करने के लिए तो बहुत है, लेकिन आई थिंक आज के लिए हम लोगों को यहीं पे रुकना चाहिए। और आई एम श्योर कि हमने महाराष्ट्र में बहुत सारे सिग्निफिकेंट लोगों को आज नाम नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि है तो बहुत सारे लोग, बट हाँ, हम लोगों ने आज महाराष्ट्र के, थैंक्स टू यू गाइज, बहुत कुछ महाराष्ट्र के बारे में नया जाना, और महाराष्ट्र ही नहीं बाकी के बारे में भी जाना। एंड वन मोर थिंग बिफोर यू गाइज लीव, कि आप लोग का खुद का चैनल है,
आप लोग भी एजुकेशनल पर्पस के लिए चैनल चलाते हैं, सोनली फोकसिंग ऑन एमपीएससी स्टूडेंट्स पे महाराष्ट्र के। तो आई एम श्योर कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो एमपीएससी परस्यू करना चाह रहे होंगे या यूपीएससी परस्यू करना चाह रहे होंगे, एंड ऐसे लोगों के लिए आपका कोई अगर मैसेज हो कि वेयर टू स्टार्ट, या अगर उनको कैसा कुछ करना है, यूपीएससी प्रिपरेशन, एमपीएससी स्टार्ट करना है जर्नी, तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, कहाँ से क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? एमपीएससी या यूपीएससी स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ओके, क्योंकि हम किसी का भाषण सुन के आ जाते हैं इस फील्ड में, पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। अगर अभी इस बार जो एडवर्टाइज आई है उसमें 150 जगह है, एग्ज़ाम देने वाले बच्चे 2 या 3 लाख रहते हैं, और उसमें भी रिजर्वेशन रहता है, हाँ वो वुमन रिजर्वेशन, कास्ट वाइज रिजर्वेशन। तो अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, अगर फैमिली आपको एक मिनिमम 3-4 साल तक आपको पैसे दे सकती है, तो आप आ सकते हैं इस फील्ड में। और एक इस फील्ड में आने से पहले आपको एक दूसरा बैकअप भी रखना चाहिए, ऑल्टरनेट। अल्टरनेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 5-5 10-10 साल इधर पढ़ाई करते हैं और मटेरियलाइज नहीं होता है। नहीं होता है। मीन्स हमारा क्लासेस है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप आओ, पढ़ाई करो, ज्वाइन करो, पर बिल्कुल, रियल सिचुएशन क्या है इससे। रियल सिचुएशन तो आप- यही है कि 3 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 150 के और लिए आप सीट्स हैं। प्रिपेयर रहने चाहिए कि मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ तो मैं अगले 4-5 साल इसमें देने वाला हूँ, मुझे प्रिपरेशन के लिए टाइम लगने Fully वाला है। committed. ऐसे नहीं कि मैं आ गया और पास हो टोटल गया। कमिटमेंट लगेगा। टोटल कमिटमेंट लगेगा, फुल फोकस से आपने पढ़ना चाहिए। और बाकी पेशेंस मैटर करते हैं। राइट। तो आपका जो चैनल है उसका क्या नाम बताया आपने? अभ्यास मित्र करके ना, अभ्यास मित्र में। तो अभ्यास मित्र में भी आप इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल वीडियोस Yes. बनाते हैं? यस हमारा एप्लीकेशन है सेपरेट से, एप्लीकेशन पे बैचेस रहते, पेड बैचेस है। और हमने भी यही शुरू किया था कि जो गांव में लोग हैं उनको पॉसिबल नहीं है लाइक 50,000 1 लाख रुपीस फी पे करना, Right. सो हमने 500 रुपीज से फीस रखी है कि उन लोगों के लिए अच्छे से मिल जाए, उनको पढ़ना इजी हो जाए। जो उनको पुणे में आकर पढ़ना पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ा के हमने हमने जो एक्सपीरियंस किया है, 50,000 1 लाख 2 लाख इतनी फीस रहती थी, पर जब हम सिखाने लगे तो हमने फीस स्ट्रक्चर जो है वो 500 1000 2000 रख दिया। तो अभी जिनकी फी 1,50,000 थी वो उनकी भी फी आज 2000 5000 हो गई है। मीन्स पहले बहुत लूटा जाता था, हाँ, पर अभी यूट्यूब, थैंक्स टू यूट्यूब, ऐसे प्लेटफॉर्म की वजह से हमें सिखाने का मौका मिला। बिल्कुल। और अभी जो गांव को बच्चा है वो पढ़ सकता है। पहले कैसे रहता था, अभी सिंपल हम आज नागपुर में, ऐसा माना जाता है कि एमपीएससी का अच्छा क्लास पूना में है, हमें पूना में जाके पढ़ना पड़ेगा, पर अभी उसकी ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। हमने एप्लीकेशन बनाए हैं अभ्यास मित्र का नाम से, आप उस पे जाके जो आपको सुटेबल लगे वो कोर्स परचेस करके 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर तो उससे पढ़ सकते हैं। राइट। तो ये भी हुआ है कि जो फी स्ट्रक्चर है जो क्लासेस का वो भी चेंज। फीस स्ट्रक्चर मतलब कम में भी पढ़ाई हो जाएगी, घर बैठे बैठे पढ़ाई हो जाएगी, Yes. कोई आपको बुक्स नहीं खरीदने हैं, ये सारे एडवांटेजेस भी उसमें रहेंगे। और एक बात और क्या चेंज हो चुका है, पहले कैसे रहता था, क्लास का नाम से सब कुछ चलता था कि डायरेक्ट क्लास है, आप वो ज्वाइन करो, आपका ये हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, पर ये क्लास अच्छा है वो क्लास अच्छा है। पर एक क्लास में बहुत सारे बैचेस चलते थे और बहुत एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर होते थे। तो एक बैचेस में अगर 2 सब्जेक्ट के टीचर अच्छे हैं तो बाकी 4-5 सब्जेक्ट के टीचर इतने अच्छे नहीं होते थे। पर अभी ऑनलाइन की वजह से क्या हुआ है, आप यूट्यूब पर देख सकते हो कि हाँ मुझे इस सर का मैडम का समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो मैं तभी भी क्लास ज्वाइन करूँगा। मीन्स अभी क्लास के नाम से नहीं, टीचर के नाम से बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं। अगर मेरा सिखाना किसी को पसंद आ रहा है तो वो मेरे सब्जेक्ट का क्लास ज्वाइन करेगा, मैडम का सिखाना पसंद आ रहा है तो मैडम के सब्जेक्ट का क्लास, उसको कॉम्प्रिहेंसिव बैच ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। वेरी नाइस। ऑलराइट गाइज, आज के लिए इतना ही। वैसे तो बात करने के लिए और भी बहुत कुछ है, बट वी हैव रन आउट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली। आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर
एंड अभ्यास मित्र को प्लीज़ चेकआउट इस देयर चैनल एजुकेशन पर्पस के लिए, इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ एडवाइस और फिर लुकिंग फॉर समथिंग, तो इट इज़ अ चैनल you should definitely visit. And once again, like, subscribe and share. You're not subscribing enough, guys, and see you in the next episode. Bye bye.